इसमें भोजन। अच्छा, आपने शुरू कर दिया। ओके। मैम शुरू हाँ, करते हैं। एक दो शुरू मिनट में करते मैं हैं। इंट्रोडक्शन देता हूँ, बाद में हम शुरू हाँ, करते हैं। जी जी अ, जी। नमस्कार सभी को। मैं आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये वेबिनार सीरीज कैसे शुरू हुआ इसके बारे में एक 2 मिनट में इंट्रो देना चाहता हूँ। हमारे मेंटर विनोद बोधनकर सर और नरेंद्र चुग सर, इन्होंने कोरोना फर्स्ट फेज में महाराष्ट्र जल बिरादरी के साथ आओ नदी को जाने ऐसे 44 वेबिनार की सीरीज शुरू की। और उसी दरम्यान उन्होंने ऐसे तय किया कि हम अप्रैल 2021 से फिजिकल यात्रा निकालेंगे महाराष्ट्र में, नासिक से लेके वर्धा तक। लेकिन एक्चुअली सेकंड कोरोना वेव के वजह से वो फिजिकल यात्रा नहीं हो पाई। तो फिर ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्रा है महाराष्ट्र के 36 जिलों में अप्रैल 2021 में शुरू हुआ। जब नासिक, जलगांव, नंदुरबार, धुलिया ऐसे सब यात्राएं हो रही थी, तभी हमारे जो भी 4 डिस्ट्रिक्ट के साथी है महाराष्ट्र के, जलगांव, धुलिया, नंदुरबार और बुल्ढाना, इन्होंने तय किया कि हम जैसे आओ नदी को जाने सीरीज शुरू है, वैसे हमारे सारे साथियों ने हमारे सारे साथियों ने आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज को शुरू किया। और हमें ये बात कहने में गर्व महसूस होता है कि पिछले 3 सालों से मई 2021, एक जस्ट मिनट आई विल शेयर द स्क्रीन। मई 2021 में हमने ये आओ तापी नदी को जाने वेबिनार सीरीज शुरू किया। पहला वेबिनार जिनके साथ लिया, जलगांव डिस्ट्रिक्ट का एक मॉडल विलेज है गाड़ेगांव। वहाँ के विलेजर्स, एनजीओ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज और कंपनी के लोग, ऐसे सारे लोगों ने उनका जो भी एक्सपीरियंस था टू क्रिएट अ मॉडल विलेज, इससे ये वेबिनार सीरीज का शुरुआत हुआ मई 2021 में। और आज तक लगभग 86 वेबिनार हुए। 140 से भी ज्यादा महानुभाव, जिनका जमीन के ऊपर, ग्राउंड पे ऊपर 10 साल से लेके 40 सालों का एक्सपीरियंस है। अलग अलग फील्ड के लोग मिले तीनों राज्यों से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। और तीनों का जब हम ये वेबिनार्स लिए तो हमें अलग अलग ग्रुप मिले, इंडिविजुअल्स मिले, जैसे कि भूजल वारकरी, मिशन 500, आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, सूरत क्लीनिंग ड्राइव के लोग। ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हमें मिले कि जिनका काम किसी का 10 सालों से शुरू है, किसी का 40 सालों से। हमें फार्मर्स मिले जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, योगिक फार्मिंग, ऐसे अलग अलग प्रैक्टिसेस कर रहे फार्मिंग के बारे में। हमें कमल वाले बाबा मिले जो जा जा गाँव में तालाब है वहां जाकर कमल लगा रहे हैं, लोटस का जो भी नेटवर्क है वो खड़ा कर रहा है। इसके अलावा बी कीपिंग वाले मिले, यानी कि जो भी जल, जंगल, जमीन, जानवर ऐसे क्षेत्र में कार्य करने वाले महानुभाव हमें इससे मिले। कोई अकेला काम कर रहा है, कोई ग्रुप में काम कर रहा है, और सारे माँ तापी के लिए काम कर रहे हैं। और हमें खुशी होती है कि जब ये लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और ये फेसबुक लाइव होने से और यूट्यूब पे रहने से बहुत सारे लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और ये तो मकसद है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज टू आइडेंटिफाई द पीपल्स इन तापी रिवर बेसिन। और ये जब हमने काम शुरू किया तो हमारे मेंटर डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी कहते हैं कि जल, जंगल, जमीन, जानवर के साथ जब नदी के बेसिन में काम करना है तो 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं: संत, शासन, महाजन और समाज। तो इन सबको मिलकर बहुत सारे प्रैक्टिसेस हमारे माँ तापी के बेसिन में हो रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात हो रही है कि हमारे साथ 10 से 12 लोग हैं, 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 10 से 12 लोग हैं
सारे महानुभाव जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है एक दूसरे को, और इसी वेबिनार के वजह से एक दूसरे ग्रुप मिल रहे हैं और अपना अपना काम वो बढ़ा रहे। दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ दिस, और ये लगातार शुरू है। एवरी 15 डेज फोर्टनाइटली हमारा वेबिनार सीरीज शुरू रहता है। और जब भी यहाँ पर लोग आते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हमें हर बार इसमें नई चीज सीखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और ऑनलाइन के वजह से ये सारे लोगों तक शेयर करने का मौका भी मिलता है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के महानुभाव डॉक्टर सुसन मैम, इनका परिचय करने के लिए रूपाली मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Okay. Yeah, thank you, sir. Uh, Hello, sir. I'm audible. Yes, yes, we can hear you. Yeah. Yes. All right. ऑडिबल। Okay, sir. We are incredibly fortunate today to have with us Dr. Susan Raj ma'am. Dr. Susan Raj ma'am is a dedicated humanitarian, nurse, and social worker with a focus on holistic health, sustainable practices, and advocacy for vulnerable populations. Her work span dedic- dedicate and encompasses diverse areas such as HIV, AIDS, prevention, environmental activities, and community development. She emphasizes the interconnectedness of human health and environment promoting sustainable habits and creating the use and throw mentality. Her impactful project including the award-winning Sagar Mitra and Wake Up Pune campaigning, and her involvement with organizations like WHO and Action Aid International demonstrate her commitment to creating positive change on both local and global scale. Please join me in extending a warm welcoming to Dr. Susan Raj ma'am. Please ma'am, I would humbly request to please share your insight with us. ओके, थैंक यू वेरी मच। सबको नमस्ते और बहुत धन्यवाद रूपाली और मैं हम मेरे मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए, और विशाल आपके जो आओ नदी को जाने उसके बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये मेरा लेकिन एक मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवती समझती हूँ कि हम पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। और जो सागर मित्र जो प्रोजेक्ट है उसका जो ओरिजिनल डिजाइन करने का मौका मुझे मिला, उसके बाद विनोद बोधनकर जी उसमें वॉलंटियर किए कि मैं खुद इसको चलाना चाहता हूँ। और मुझे इतनी खुशी होती है ये देखकर कि विनोद बोधनकर जी इसे पूरी तरह से नदी के साथ जोड़ते हुए हम समुद्र के साथ तक समुद्र की मित्रता कर रहे हैं। और आज की तारीख में पूना में अकेले ही करीब 3 लाख बच्चे हैं जो सागर मित्र हैं। और विशाल जो है इसे जलगांव में अभी उनके पास 56,000 स्टूडेंट्स हैं। और वो जो प्लास्टिक कलेक्ट कर रहे हैं, हर बच्चा अपने घर से लेके आता है, स्कूल से होते हुए, स्कूल के पर्यावरण प्रोजेक्ट में काम करते हुए। मुझे इतना गर्व होता है विशाल कि आप ये काम इतने अच्छी तरीके से लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। और आपने ये विचार किया कि मैं इस आपके 87th जो सेशन है उसमें बातचीत करूं। तो वैसे तो आप पूरे नदी से जुड़े हुए हैं, और जो हम स्वास्थ्य में काम करते हैं, समाज के इसमें विषयों में काम करते हैं, हम कभी नदी से अलग अछूते नहीं रह सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को ले चलती हूँ एक ऐसे जर्नी में, मेरे साथ बने रहिए, और जिसको लिखना चाहते हैं लिख के ले लीजिए कि हम लोग अपने पर्यावरण के साथ में किस प्रकार से कनेक्टेड हैं, क्यों, क्या, कैसे, इसका जवाब हमें अपने दिमाग को लेकिन इंफॉर्मेशन जानकारी देने से मिलेगा। और हमारा दिल उससे जुड़ना है जिससे प्यार हो जाता है, और फिर हमारे हाथ से एक्शन लेना है। तो
हालांकि इधर जूम मीटिंग में हमारे साथ बहुत सिर्फ ना हम सब सब मिला के 9 लोग हैं, लेकिन विशाल का कहना है कि बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक पे और यूट्यूब में जुड़ सकते हैं। मैं सब लोगों का स्वागत करती हूँ और आपको ले चलती हूँ आज के विषय में। और इसके लिए मैं आपके साथ में एक पीपीटी तैयार करी हूँ ताकि आपके दिमाग में वो रजिस्टर हो जाए जो मैं कह रही हूँ, और जिंदगी भर काम आ सके। ठीक है। सो चलिए मैं आपको अपना पीपीटी में ले जा रही हूँ। यदि आप मोबाइल में बैठे हो तो हो सकता है काफी छोटा दिखाई दे। एनीवे ठीक है। यहाँ पर मैम आज स्लाइड का शो मोड में नहीं आया वो। अभी यस नाउ इट्स ठीक ओके। है। या तो वो मेरे वीडियो का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है टेक्निकली, इसलिए वो ऑन नहीं हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके ठीक है। सो आज हमारा जो विषय है वो है हैबिट्स, मतलब हमारा आदत या स्वभाव, एंड हैबिटेट्स मतलब हमारे आवास। ओके, हमारी आदत हमारे आवास, मतलब मनुष्यों की आदत और आवास जो है वह यह बताती है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहे। तो आज हम आओ नदी को जाने इस विषय को लेते हुए अपनी आदत, अपना आवास और अपना स्वास्थ्य, ये 3 चीजों को कनेक्ट करेंगे। रेडी आप लोग? Gracias. तैयार हैं? Thanks. ओके चलिए। तो आदत, आवास और स्वास्थ्य, ये आदत है क्या चीज? कोई बताना चाहता है आदत क्या है? चलिए मैं आपको एक देती हूँ किसी भी विषय का। ये जो अलग जो ऑरेंज अक्षर में लिखा हुआ है ज्ञान, ये शब्द ले लीजिए ज्ञान, किसी भी विषय का ज्ञान। और दूसरा है जो खुशी देती है, ज्ञान से खुशी मिलना चाहिए, करेक्ट। किसी भी विषय का ज्ञान जो खुशी देती है और वह कृति में मतलब हमारे कार्यों में एक्शन में आती है, उसको, उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमारा दिमाग मतलब हेड काम करना होता है, ज्ञान से ज्ञान लगता है। दूसरा हमारा दिल, अपनापन मतलब एक भावना से जुड़ जाना चाहिए, मेरा है और मुझे करना है, मुझे मोहब्बत हो जाती है, ये सारी जो भावनाएं हैं उससे जुड़ती हैं। और उसके बाद हमारा जो हाथ है वो कृति में आता है। तो देखियो ज्ञान जो खुशी देती है वो हमारे कृति में आना चाहिए। खुशी क्या है? हमारी भावना से जुड़ जाती है, तब जाके हमारे अंदर आदत बनती है, जिसको हम कहते हैं आदत। ठीक लगा? ओके। सो आदत क्या है? ऐसा ज्ञान जो हमें खुशी देती है और जिससे हम एक्शन कर सकते हैं, हमारी हाथ से कृति एक्शन लिख सकते हैं। तो यहीं पर हम नदी से जुड़ जाते हैं जी। अब जो दूसरी जो बात है वो है यस, ये हमारा स्क्रीन, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? ओके। दूसरी जो यस चीज होती है मैडम यस। आदत। हाँ, दूसरी जो बात है आवास। ये आवास क्या चीज है? आदत के अनुसार निर्मित किया जाता है आवास। हमारी जैसी आदत होगी उसी के हिसाब से हमारा आवास निर्माण होता है। मतलब यदि हमारी आदत में, हमारी कृति में इस्तेमाल कर फेंक आदत हुई, तो हम जो आवास बनाएंगे, हम जो घर बनाएंगे, उसके अंदर भी इस्तेमाल कर फेंकने वाला डिजाइन ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्यों हमारी नदी खराब होती है? क्योंकि हमारे आवास का डिजाइन गड़बड़ हो गया है। अब ये जो है जब डिजाइन गड़बड़ हो गया तो हमारे स्वास्थ्य पर असर करता है। तो ये स्वास्थ्य क्या है ये भी पहला समझ लो। मैं स्वास्थ्य को कोड वर्ड जो है उसको मैं आपको दिखाऊंगी, पर सबसे पहला परिभाषा देख लो। मैंने स्वास्थ्य की परिभाषा WHO की उठा के फेंक दी और नई परिभाषा बनाई। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य एक संकेत है। किस चीज का संकेत है? पर्यावरण के साथ हमारे स्वभाव का एवं कोशिकाओं के स्व उपचार करने की क्षमता का संकेत है। 3 चीजें महत्वपूर्ण है यहाँ पर। पहला है पर्यावरण, दूसरा है स्वभाव। पर्यावरण के साथ हमारा स्वभाव कैसा है, ये दूसरा शब्द। और तीसरा शब्द है स्व उपचार करने की क्षमता। किसकी? हमारी कोशिकाओं की, जो हमारे अंदर है। और आप WHO की परिभाषा देखोगे स्वास्थ्य का, तो ये 3 शब्द है ही नहीं उसमें, पर्यावरण, स्वभाव और स्व उपचार।
ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, जब स्वास्थ्य मतलब हमारी आदत से हमारा आवास बनता है और उससे निर्धारित होता है हमारा स्वास्थ्य, उसका मतलब है स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण और स्वभाव को, हमारे स्वभाव को पर्यावरण के प्रति ठीक करना जरूरी है। इतना ठीक लगा आपको, सही लगा? बीच बीच में रिस्पॉन्स करना सब लोग, है ना, मुझे बहुत मजा आता है रिस्पॉन्स। आप हाथ उठा यस मैडम, बहुत हाँ, बढ़िया। या रिएक्ट कर सकते हो अंगूठा मार के कि यस समझ में आया। अब ये देखना है कि आदत का निर्माण होता कैसे है आखिर, है ना, आदत का निर्माण कैसे होता है, ये हम लोग को देखना जरूरी है। और उसके लिए मैं आपको ले चलूंगी पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के ऊपर, ठीक है ना। तो चलेगा, ब्रह्मांड की सृष्टि पे देखना है, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा आदत आखिर बनती क्यों है भाई। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अगला जो स्लाइड है, जिसमें मैं बताने जा रही हूँ आखिर फॉर्मेशन ऑफ डिवाइन एंड डीमन। डिवाइन मतलब सनातन और डीमन मतलब शैतान। सनातनी और शैतानी ये सिस्टम का निर्माण ही कैसे होता है पहले हम लोग देख लें। तो इसका निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले इसके जानने के लिए मतलब हमेशा ध्यान रखो, मैं आदत को आवास के साथ जोड़ने वाली हूँ और स्वास्थ्य के साथ में, इसी के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि ये क्या कैसे होता है जी। तो एनर्जी मतलब ऊर्जा, ये शब्द सुना है आपने? अंगूठा मतलब आप रिएक्ट करके बता सकते हो अंगूठा से, यस सुना है? Yes, ma'am. Yes. ओके यस गुड। यस। एनर्जी, यस एनर्जी यस। बिल्कुल बिल्कुल। एनर्जी क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा जो है उसका एक कैरेक्टर होता है जिसको कहते हैं इनफाइनाइट, अनंत। अनंत मतलब ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, इसका ना आदि होता है ना अंत होता है, ऊर्जा अनंत है। करेक्ट है ना, स्कूल में हमको पढ़ाया है और हमें मालूम है ऊर्जा अनंत है भाई, हर चीज ऊर्जा है। और ये ऊर्जा जो है वो सात क्या कहते हैं, उसके अंदर सात तत्व होते हैं, सत्व कहते हैं। सात तत्व मतलब सत्व, पांच तत्व मतलब पंच तत्व। अभी यहाँ पर सात तत्व हैं सत्व। और ये सात तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आत्मा, ये भी ऊर्जा है। दूसरा होता है काल, समय, ये भी ऊर्जा है। और तीसरा है गगन, आकाश, स्पेस। यहाँ पर किसी ने कुछ कमेंट भेजा है, ओके यहाँ पर मेरे लिए नहीं है वो, ठीक है। तो गगन, ठीक है। और चौथा जो होता है वो है अग्नि, है ना। और पांचवा है वायु, वायु तत्व, तरल पानी, पानी तत्व, और फिर ठोस तत्व। ये सात मिलकर ऊर्जा के अंदर आती है। ऊर्जा जब इस रूप में ऊर्जा के रूप में रहती है तब वो कोई एक्शन नहीं लेती है, ऊर्जा बनी रहती है, बस ऊर्जा है। पर इसको एक्शन में आने के लिए क्या करना पड़ता है? आत्मा उठती है और समय को अपने चक्र में बांध देती है, काल चक्र कहते हैं। समझ में आ रहा है, काल चक्र। और जैसे ही समय को चक्र में बांध देते हैं, जो पांच तत्व है जो ऊर्जा के रूप में है वो इस चक्र के अंदर सीमित हो जाती है और तेजी से उसमें गति आती है। मैं आपको बताऊं, जब ऊर्जा ऊर्जा के रूप में रहती है उस समय वो गतिमान नहीं है, वो अस्तित्व में रहती है बस। अब जैसे ही उसका काल चक्र में उसको सीमित कर दिया तो वो उसमें गति आती है, और वो गति से उस सीमा के अंदर जब विचरण करती है तब उसमें शक्ति, पावर आ जाता है, और वह शक्ति जीवन को उत्पन्न करता है। अब हम लोग जीवित हो गए भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल स्मॉल बोलते ना, सूक्ष्म जीवाणु से जीव शुरू हो जाता है और हम मनुष्यों तक पहुंच जाता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसीलिए ना मैं हम मनुष्यों ने, हमारे बाप दादों ने इसको समझने के बाद इसको कहा है कि जो जीवन है वो शक्तिशाली होता है, पावरफुल।
पूरा का पूरा पावर इस चक्र के अंदर में आ गया, शक्तिशाली। और इस शक्तिशाली को हम कहते हैं सनातन या सनातनी। सनातन पावरफुल है, और ये फाइनाइट मतलब इस सीमा के अंदर में होता है। देखिए, ये सीमित होती है, और ये सीमा के अंदर अब मैं अपना इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दूं। ओके, नहीं, सबको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये सीमा के अंदर हम लोग आ जाते हैं, और क्या है बाहर इस समय चक्र के, काल चक्र के बाहर में क्या है भाई? इस काल चक्र के बाहर में कुछ नहीं है, पावरलेस। तो इस पावरलेस को हम कहते हैं डीमन या शैतानी। अरे मतलब शैतान शक्तिशाली है क्या? कभी मत बोलना शैतान शक्तिशाली है। शैतान का दूसरा नाम है शक्ति विहीन। मजा आ रहा है कि नहीं? शक्ति विहीन को कभी, शक्ति विहीन जो होता है उसका एक ही काम है, इसको हम शैतानी कहते हैं। और इस शैतानी का एक ही काम है। क्या काम है भाई? उसका काम है चोरी करना। क्या चोरी करेगा? हमारे से हमारी शक्ति चोरी करेगा, यही उसका काम है। इसको हम टॉक्सिन भी कहते हैं, विष कहते हैं। मैं इसलिए उसको विष कहती हूँ क्योंकि जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे एक व्यक्ति मिले, एक मेरे पेशेंट, जब मैंने उनको डिवाइन एंड डिमन के बारे में बताया, बोले कि मैडम मैं नास्तिक हूँ, मैं कोई ईश्वर ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, ये कोई सनातन और शैतान वगैरह कुछ है नहीं। मैं बोली कोई बात नहीं, पर जीवन में सिस्टम तो है ना, उस सिस्टम डीमन को हम डीमन कर रहे हैं, आप उसको विष कह दो, टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन तो है, इसीलिए हमारे शरीर को ईश्वर ने विष मुक्त करने की क्षमता दी है। इसलिए मैं कहती हूँ आवर सेल्स आर डिजाइन्ड टू डिटॉक्स। हमारी कोशिकाओं को डिटॉक्स करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, पर ये सिस्टम है। हमारी आदत क्यों बनती है, इसको मैं समझाने के लिए आपको यहाँ ले जा रही हूँ कि कैसे ये फॉर्म हुआ भाई। जो ऊर्जा है वह जब समय के काल चक्र में उसको सीमित कर दिया गया तो वह शक्तिशाली बन गई, जीवन आ गया। हम लोग आज हम जीवित हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं। और शैतानी जो है वो पावरलेस है, उसका ये सिंबल होता है, वो उसका काम ही है कि उसके पास शक्ति नहीं है तो क्या करेगा, उसको चुराना है। मतलब हमारे काल चक्र को उधेड़ना उसका काम है, मतलब हमें मौत के मुंह पहुंचाना उसका काम है। तो हम लोगों को जो काल दिया गया है उस काल के अंदर में क्या करना है, प्रजनन करके अपने आप को बनाए रखना है, और इसी चक्र के अंदर में पुनः चक्र में चले जाना। इसको कहते हैं जीवन का चक्र। पुनः मतलब हमारा शरीर यदि बुढ़ापे के साथ मर जाता है तो मिट्टी पे मिल के उसमें के जो सूक्ष्म जीव हैं उसको खाएंगे, और उनके शरीर से निकला हुआ पौधे खाएंगे, और पेड़ पौधों को या जानवरों को, जो भी जो जीव हैं वो पेड़ पौधों को खाएंगे, और अपना जीवन सतत बना रहता है। इस चक्र को तोड़ने का काम किसका है? शक्ति विहीन शैतान का। अब वो बड़ा चालाक है, वो कैसे काम करता है देखो मैं बताती हूँ, फिर हम देखेंगे हमारी नदी कैसे गंदी होती है। भाई आदत है, आदत पे आना है घुस के। और जो सनातनी है मतलब जो डिवाइन है, उसका एक ही काम है कि जीवन के चक्र को बनाए रखना, इसको खोलने को देना नहीं, चक्र को खोलने नहीं देने का अपना काम है ना। इसलिए हमको इच्छा होती है ना कि हम हमेशा जिंदा रहे, है ना। लेकिन इस चक्र के अंदर में हमको अलग तरीके से जीवन जीना पड़ता है। जब ये शरीर चला जाता है तब भी हम अपने, हमारा शरीर से दूसरे चीज जीव जीवित रहते हैं। ये चक्र बना रहना पड़ता है, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। और ये जो क्या कहते हैं, सनातनी का जो सिंबल है, जो बोलते संकेत है, वो इस प्रकार से होता है। आप देखना हमेशा शैतानी काम का संकेत में जो तिकोना होता है उसके अंदर में चक्र होता है। चक्र क्या है? वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अर्धचेत मन है, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन रिपीट करने के बाद स्टोर हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा जीवन फंक्शन करता है। और जो तिकोना होता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जहां पर हम लोग सचेत होकर काम करते हैं, जागते रह के काम करते हैं। और जो सनातन है उसका चिन्ह कैसा होता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड का चक्र बाहर और अंदर उसका कॉन्शियसनेस आता है। तो ये सारी चीजें हमारे चारों तरफ हैं। और ये सिस्टम को आप समझ गए, इतना आपको समझ में आ रहा है? ये सिस्टम में कुछ आपको कहते हैं तकलीफ हुई समझने के लिए? बताओ, मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगी। कोई तकलीफ है इसको समझने में?
कैसे ऊर्जा मैम से। सिर्फ हाँ बोलो। जो आपने 7 एलिमेंट्स बताए वो जरा एक बार रिपीट कीजिए। मेरा कुछ कनेक्शन में बिल्कुल। वो बीच में के 3 4 सुनाई नहीं दिए। ओके। तो 7 एलिमेंट्स में जो है हमारा ऊर्जा जो होती है उसके 7 तत्व होते हैं, उसको सत्व कहते हैं। और मैं आपको पीछे ले जाते हुए दिखाते जाऊंगी ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए। जो सत्व है, जो ऊर्जा होती है वो सनातन है, वो हो गया। 7 तत्व हैं। पहला तत्व है आत्मा। दूसरा तत्व है काल। आत्मा को हम परमात्मा परमेश्वर कहते हैं, जो कहते हैं, जो सृष्टि का कर्ता है उसको कहते हैं। क्योंकि ये आत्मा जो है वो काल के साथ में काम करती। काल मतलब समय। और फिर गगन, अग्नि, वायु, तरल मतलब कहते पानी, और ठोस, सब मिला के 7 तत्व। और आत्मा जो है काल को लेकर सीमा में चक्र में बांध देती है। इस चक्र में हमारी ऊर्जा जो है गतिमान हो जाती है। जब वो गतिमान हो जाती है तो शक्तिशाली बन जाती है, और उससे जीवन उत्पन्न होता है। और इस जीवन को हम कहते हैं डिवाइन कहते हैं, जो शक्तिशाली होता है। और जो ये फाइनाइट मतलब सीमित क्षेत्र में ये शक्तिशाली बन सकता है, क्योंकि समय के चक्र में बंध के इसकी बाउंड्री बन गई है, गतिमान हो गई है। अब बाहर जो है वहां कुछ ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा रहित है, इसलिए उसको हम कहते हैं शक्ति विहीन। उस शक्ति विहीन को हम डीमन या शैतानी कहते हैं। और शैतानी का एक ही काम है कि काल चक्र को वापस खोलो और सब कुछ ऊर्जा के अनंत पोजीशन में लेकर आओ। तो शैतानी अपना काम ईमानदारी से करता है, वैसे ही जो सनातनी है उसको भी अपना काम ईमानदारी से करना होता है। वो है काल के चक्र को बांधे रखना, जीवन को बनाए रखना। ठीक है विशाल, मजा आया? यस मैडम। 7 तत्व। ये ओके। तो ये 7 तत्व को मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हमें ये समझना है आखिर हमारी आदत स्वभाव कैसे बनता है, आदत के अनुसार हमारा आवास कैसे बनता है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलती हूँ। इसी को हम विषमुक्तता, विषमुक्तता ही स्वभाव का परिणाम है। ठीक है ना। स्वभाव जो होता है उसमें क्या होना चाहिए, विषमुक्त करने की आदत होनी चाहिए। चलिए, अब मैं दूसरे चीज में ले जाती हूँ। हाउ डिवाइन सिस्टम हेल्प एफिशिएंट डिटॉक्स। जो सनातनी सिस्टम जो है, सनातनी पद्धति जो है, वो कैसे विष मुक्त करने में मदद करती है। चक्र और तिकोना, ये जो है हमारे यूनिवर्स का स्टेबल सस्टेनेबल आकार है। आप इससे ज्यादा कर सकते लेकिन इससे कम कर नहीं सकते। तिकोना, यदि कोना को खड़ा करना है तो तिकोना ही बनेगा। आपने एक कोना भी हटा दिया तो वो सर्कल बन जाएगा। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा सर्कल को फिगर ऑफ 8 कर सकते हो, लेकिन इससे कम कोई आकार नहीं बनने वाला है। तो मैं आपको तिकोना से समझाने वाली हूँ। स्टेबल पिरामिड मतलब ये जो तिकोना है उसको इस पोजीशन में रखने से उसको स्टेबल मतलब इसको कहते हैं स्थायी बन जाता है, ये हिलता नहीं है, स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है। इसमें क्या होता है, हमारा मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, हेड हमारा दिमाग जो है ज्ञान के लिए, और हमारा दिल लोग ज्ञान के साथ जुड़ जाता है, तब हमारा हाथ एक्शन लेता है। और जो दूसरा तिकोना होता है वह उल्टा वाला होता है, इसको बैलेंसिंग पिरामिड कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम कानून बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं, और वो नियम को नियंत्रण करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तब हमारा बैलेंस अर्थात हमारा संतुलन बनता है। अब आप देखिए ये दो तिकोना, एक कहते स्टेबल और एक बैलेंस वाला आ गया, संतुलन वाला आ गया, दोनों मिला के क्या बन गया, तारा दिख रहा है ना, पर्व तारा कहते हैं इसको। आप और मैं पर्व तारा है भाई। और ये पर्व तारा का क्वालिटी क्या है, वी आर स्पेशल, हम खास हैं। हम में से एक 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 मेव है, यूनिक है, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। आप अपना फिंगरप्रिंट को पकड़ लो, लाखों साल पहले जो पैदा हुआ और आज भी हो, किसी के साथ में हमारा फिंगरप्रिंट मिलने वाला नहीं है।
यूनिक, एक में और हम विजयी हैं। विजयी मतलब विजेता है हमेशा के लिए। कैसे भाई? हम अपने पिता के शरीर से माता के शरीर में जो हमने दौड़ दौड़ी, 24 घंटा से 72 घंटे की दौड़, 150 से 300 मिलियन शुक्राणु लोग दौड़े थे, उसमें से एक अंडा जो अम्मा के शरीर में बैठा था उसमें पहुंचने वाले आप और मैं एक विजेता, पहला नंबर है, अव्वल नंबर आए, इसलिए हम लोग आज जिंदा है भाई। बाकी सबके सब मर गए। हमारा सबसे पहला कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला नियम को हमने वहां पर जीत लिया। आप में से एक एक विजयी है, किसी से कम नहीं समझना। यदि हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर ओरिजिनली जो हमारी असलियत वो ये है कि हम विजेता हैं, विजयी हैं। यहाँ आपको समझ में आ गया सब चीज? यस। आप इससे अग्री कर रहे हो? ठीक है। किसी को कोई भी कभी किसी ने बोला होगा तू बेवकूफ है, मैं बोलना नहीं भैया, मैं तो ऊपर वाले ने मेरे को विजयी बना के भेजा है। अब चाहे मैं लंगड़ा पैदा हुआ हूं, अंधा पैदा हुआ या सब कुछ लेके पैदा हूं, मैं विजयी हूं। इतना हमें समझ में आना चाहिए। चलो, तो अब इसके बाद देखो सारी चीज मैं काहे के लिए बता रही हूँ, हमारी आदत बनने के बारे में, और हमारे आवास और हमारी नदियों से हम कैसे कनेक्ट होते हैं, इसको अपने ध्यान में रखना। अब देखो ये ट्रायंगल जो है, पिरामिड है, उसका काम क्या है? हमारा जो पूरा मनुष्य जात का सिस्टम, व्हाई वी लॉस्ट आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हम अपना स्वास्थ्य और हमारी खुशी को क्यों खो दिए, और हाउ बैलेंसिंग एंड स्टेबल पिरामिड गॉट करप्ट, ये जो दोनों पिरामिड जो थे वो भ्रष्ट कैसे हो गए, ये समझना जरूरी है। आज हम लोग खड़े कहां पर हैं? पूरी नदी गंदी है, हमारी भूमि जहां से हमारा भोजन निकल रहा है वो पूरा पोल्यूटेड, प्रदूषित होके आ रहा है। क्यों? करप्ट क्यों हो गया हमारा सिस्टम? इसको समझाने के लिए ले जा रही हूं। तो ये जो ट्रायंगल पिरामिड है वो कहता है कि प्रिजर्विंग एंड शेयरिंग, मतलब हर चीज को बनाए रखना और एक दूसरे के साथ बांटना। पावर विद इन डिवाइन सिस्टम इज जॉब ऑफ डिवाइन। ये जो शक्ति है जो हमें प्रिजर्व करने की, बनाए रखने की और एक दूसरे को देने की, ये शक्ति जो है वो हम सनातनी व्यवस्था के अंदर हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, हमारी बोलते ना हमारी जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी में बैलेंसिंग पिरामिड आता है, और इसमें हम लोग ने डिवाइड कैसे किया अपने समाज को। क्यों डिवाइड किया हम लोग ने अलग अलग तरीके से? क्योंकि हम लोगों को अपनी सस्टेनेबल लाइफ जीनी है, इसीलिए देखो हम कैसे डिवाइड हुए। 80%, देखो याद रखना, हम सब यूनिक हैं, हम लोग सब एक में हैं, हम लोग खास हैं, हम विजेता हैं, लेकिन हम 80% लोग नीचे में, पिरामिड के नीचे में बैठे रोजमर्रे की जिंदगी जीने का जिम्मेदारी लिए हैं, ताकि हमारी नदी खराब ना हो, हमारे मतलब हमारे आसपास का कोई भी चीज में किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना आए, हमारी प्रतिरोधक शक्ति बनी रहे, हम अपने क्या बोलते हैं ना विषमुक्त करने की क्षमता बनी रहे। इसके लिए क्या किया, हम लोग बोले कि 100 में से 80% लोग जो नीचे बैठे हैं, ये लोग चुनेंगे 10% लोगों को और उनको ऊपर भेजेंगे। काहे के लिए? ऊपर बैठ के देखने में आसानी होती है, उनका काम है, 10% लोगं का काम है कि हमने जो यहाँ पर प्रोडक्शन किया है किसानी से, हम सबका एक ही धंधा है, खाना है, तो कहते हैं बोना सीखो, है ना, खाना है तो बोना सीखो, ये सिस्टम आया है, ईश्वर ने दिया है कि तुम्हें खेती किसानी करनी है। तो यहाँ नीचे बैठे हुए लोग खेती किसानी और खेती किसानी से जुड़े हुए जितने भी काम है वो कर रहे हैं। तो हमने 10% को ऊपर भेजा, बोले भाई तुम है ना क्या करना, व्यापार करना, हमारा जो माल यहाँ प्रोड्यूस हुआ है वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर देना, कि मेरे पास चावल है तो तेरे पास दाल है, मैं एक्सचेंज करूं, तुम्हारे पास सब्जी है एक्सचेंज करूं, किसी के पास कहते हैं फ्रूट्स है एक्सचेंज करो, कोई इसको सुखाने के बाद एक्सचेंज करता है, प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, हर प्रकार की चीज जिसको हम कहते हैं व्यापार, ट्रेडिंग होना चाहिए। 10% को ऊपर भेजा ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए, है ना। इसको उसके बाद क्या किया हमने, 7% को निकाल के भेजा ऊपर, बोले कि यार तुम हमारी सुरक्षा का काम करो, सिक्योरिटी,
कहते हैं डिफेंस का काम करोगे, कोई जानवर आके हमको ना मारे, है ना, या किसी के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको सुलझाने का, ये सारा काम इन लोग को दे दिया 7%। और फिर 3% को हमने और ऊपर बिठा दिया ये बोल के, तुम तुम्हारा मुख्य उसमें से 3% में से एक ऋषि है, एक गुरु है, एक मुनि है। ये ऋषि कौन है? वैज्ञानिक लोग हैं। इनको बोला 1% लोग, हमारे पूरे पॉपुलेशन का 1% वैज्ञानिकों को क्या बोला, ऊपर बैठ और जितना भी ज्ञान इस सृष्टि का है, ब्रह्मांड का है, उस ज्ञान को एग्जामिन कर, और हम लोग को जीना है भाई, जितना जो लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति के नियम है, उसको समझ, और उसके अनुसार, जो समझने के अनुसार जो तुमको समझ आई है ना अभी, तुम्हारे अंदर जो जानकारी आई है, वो जानकारी किसको देना? गुरु को। ये गुरु का काम क्या है? इस जानकारी को कहानी में पिरोना, और पिरो के देखना कि भाई ये सही है कि नहीं, अच्छा है या नहीं, सबको काम आएगा कि नहीं, और उसके बाद उसमें पॉजिटिव भावना, मतलब हमारे विचार जो है सकारात्मक विचार के साथ मिलाकर कहानी बना दिया, और मुनि मुनि के हाथ में दे दिया। मुनि का काम है ढिंडोरा पीटना। नारद मुनि का सुने होंगे ना आप लोग, हाँ, ढिंडोरा पीटो, ढिंडोरा पीटो, कि सुनो सुनो जी, सुनो सुनो जी, हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिला है और इसी के अनुसार सब खेती करोगे, इसी के अनुसार फलाना काम करोगे, ऐसा करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, वैसा करोगे तो ये करोगे, सारी जानकारी उनको देते हैं। उनको कौन सी जानकारी देना है? कि सब स्वस्थ कैसे रहे, और स्वास्थ्य से समृद्धि कैसे पाए, और समृद्धि से आनंदित कैसे रहे, यही इनका काम। इनकी जितनी जानकारी है वो आना चाहिए। और उसके बाद ये लोग वहां पर 5 साल या ज्यादा से ज्यादा एक जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी बैठो, 25 साल बैठोगे, उसके बाद सीधे नीचे उतर के आ जाओगे। नीचे आओगे तो बाकी 80% के आदमी लोग दूसरे नए लोगों को ऊपर भेजोगे। यह हमारा सृष्टि के, मतलब मैं कह रही हूँ कि प्री वैदिक, मतलब वैदिक काल के पहले का जो जमाना था, हमारे देश में एग्जैक्टली ऐसे ही होता था। नीचे में पूरे जो हाथ लगा के काम करने वाले, डिटॉक्स पूरा उनका काम से होता था। सिर्फ 10 को हम लोग कहते व्यापार के लिए बैठाए थे, सिर्फ 7% लोगों को हमने डिफेंस में सिक्योरिटी के लिए बैठाया, और सिर्फ 3% को ऋषि मुनि गुरु बना के ऊपर बिठाए। और ये लोग क्या कर सकते थे? बाकी काम तो नहीं कर सकते थे नीचे आके, तो इन लोगों को खाने पीने के लिए जो खर्चा होता था, ये 80% लोग शेयर करते थे। ऊपर में जो बैठे लोग हैं, उन लोग नहीं, खेती नहीं कर सकते थे, उनके पास टाइम नहीं मिलता था, तो उनका काम था कि भाई हमसे लेने का और अपना जीवन चलाना। तो इतने सारे लोग, 80% लोग ये 20% को दे देते हैं, तो उनके पास भरपूर रहता था, दिखने में बड़े धनवान दिखते थे उन लोग, भरपूर, क्योंकि इतने सारे लोग दे रहे हैं, उनके पास पहुंचते तक मौत होता, उनकी संख्या कम है, ठीक है ना, तो उन लोग किसी चीज की उनको कमी नहीं होती थी, ठीक है ना। और ये इस सिस्टम में, फिर से मैं बता रही हूँ, ये सिस्टम वहां पर फिक्स नहीं था। वहां जो बैठे हुए लोग हैं सब नीचे उतर के आएंगे, ऐसा नहीं कि जो ऋषि है वो हमेशा के लिए ऋषि रहेगा, नहीं, नीचे वाले भी ऋषि है यार, हम सब के सब खास हैं, हम सब के सब कहते हैं एकमेव हैं, हम सब के सब क्या कहते हैं, और क्या है, विजेता हैं, सबके सब, कोई कमी नहीं है। ऋषि से नीचे बैठने वाला कोई कम नहीं होता, नीचे बैठने वाला कोई कमजोर नहीं है, ये सिस्टम है। नीचे बैठने वाले सबसे ज्यादा शक्ति रखते हैं, वो अपनी शक्ति को वहां पर शेयर करते थे। पर अब देखो क्या हुआ, करप्शन कैसे हो गया। हाँ, कैसे हो गया करप्ट? शैतानी तंत्र ने अपना काम शुरू किया, यार ऐसे में तो मेरे को पावर नहीं मिलेगा, तो मुझे कुछ तो चुराना है। चुराने के लिए क्या किया उसने? सबसे पहला काम किया, ये ऊपर में बैठे हुए ऋषि मुनि गुरु और ये जो हमारी सिक्योरिटी करने वाले थे, इनको बोला यार तुम लोग कितने बेवकूफ हो, हैं, इतने ऊपर में इतना मजा करके बैठते हो, बार बार तुमको नीचे जाना पड़ता है। मैं ऐसा करूंगा कि तुमको नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये ऊपर में बैठे लोग बोले, बेवकूफ, हम लोग ऊपर में बैठे हैं, नीचे वाले हमको दे रहे हैं करके हम ऊपर बैठे हैं, जिस दिन उनको पता चलेगा हम नीचे नहीं उतरेंगे तो उन लोग हमको देना बंद कर देंगे, पावर देना, तो हम लोग क्या करेंगे? गरीब हो जाएंगे ना। तो शैतान ने बोला कि नहीं बाबा, तुम गरीब नहीं होगे, वहीं बैठे रहोगे हमेशा के लिए, और धनवान भी रहोगे। कैसे? नीचे मत उतरना, तुम और तुम्हारी संतान ही तुम मर जाओगे ना तो तुम्हारे बच्चे को वहां बैठा के चले जाना, ठीक है ना। इसको कहते हैं पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, नीचे आने वाला सिस्टम।
और बेचारे नीचे में 80% लोगों को, वो लोग इतना विश्वास करते थे गुरु ऋषि गुरु गुरु मुनि के ऊपर, बोले कोई बात नहीं यार, 5 साल में नहीं उतरे तो 10 साल में उतरेंगे, नहीं तो 25 साल में तो उतर जाएंगे, लेकिन ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या हुआ, ये लोग बेचारे सीधे साधे बोले कि हम उन पर विश्वास करते हैं, चुप रहे। तो क्या हो गया, इन लोगों ने बोला तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तो ये शैतानी तंत्र ने उनको क्या दिया, आइडिया दिया। ये जो नीचे बैठे हैं ना 80% लोग, या ये ट्रेडिंग वालों को भी पकड़ लो, 90% लोग हैं, इन लोगों के बीच में आप क्या करना, हमेशा लड़ाई करवा, इनके आपस में इन लोग का फूट करवा दो, है ना, और इनके बीच में बीमारी फैला दो। ये दो चीज करोगे तो मैं उनका जो पावर है, उनकी शक्ति है, उसको छीन लूंगा और तुम लोगों को बांट लूंगा। वाह वाह वाह। इन लोग बोले वाह यार बहुत अच्छा है। तो इन लोग ऊपर में बैठ के अब पूरे जो आपके जो जानकारी है, विचार है, सब में करप्शन डाल दिए, गलत गलत जानकारी ऐसा नीचे दिए कि आपस में लड़ने लग गए ये लोग। क्योंकि ऊपर से आ रहा है भाई जानकारी, वो बोल रहा है लड़ो तो ये लोग लड़ रहे हैं, वो बोल रहा है कि लेकिन इनके किसानी को सब करप्ट कर दिया, उन लोग जो बोल रहे हैं वही कर दिया। आप अभी किसी ने बोला ना कि यूरिया की फैक्ट्री शुरू कर दिया, अरे यूरिया की फैक्ट्री तो हमारे शरीर के अंदर ही थी। वो लोग बोले कि नहीं नहीं, वो यूरिया से काम नहीं बनता, आपने आपकी टट्टी को अब मट्टी में नहीं डालने का है, उसको सेप्टिक टैंक में डालने का है। तो क्या हो गया, हमारे शरीर हमारे जमीन की उर्वरकता खत्म होने लग गई। तो बोले कि अभी यूरिया का फैक्ट्री बना दो। ये ऐसा इंफॉर्मेशन, और नीचे वाले बेचारे सोचे यार बहुत अच्छा, ठीक है, कम से कम वाहवाही और सुविधा तो मिलेगी। सुविधा और वाहवाही के चक्कर में सब के सब फंस गए, और बीमारी और लड़ाई, ये दो हमारे हमारे लिए दर्द पैदा कर दी। और हमें दर्द पसंद नहीं है, फिर भी दर्द है जिंदगी में इतना। आपस में लड़ाई करने का दर्द, लड़ाई से मरो। हाँ, आपस में बीमारी का दर्द, सारे दर्द हमारे शुरू हो गए। यहां तक सबको पट रहा है, समझ में आ रहा है, किसी को कुछ बोलना है, ये सिस्टम जो है बिगड़ा, वो कैसा समझ में आया क्या? यस यस। ओके, आगे बढ़े। आगे बढ़िए। ओके, अब हमें देखना है हाउ टू हैंडल पेन। अब ये दर्द तो पैदा हो गया, दर्द बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब ये दर्द कैसे पैदा हो गया, अब ये दर्द का हमको क्या करना है। अब देखो हमारे पास एक शैतानी सिस्टम है, एक सर आप देख रहे हो लाल वाला, मैंने ऐसी खतरा वाला कर दिया शैतानी, और ये पीला कलर में मैंने सनातनी को डाल दिया है। अब अगला क्या हो रहा है यहाँ पर, एकता बहुत जरूरी है। जब तक एकता नहीं होगी, कोई भी सृष्टि में काम नहीं होता है, पूरे के पूरे को एक साथ मिलके काम करना होता है। अब इस एकता को शैतानी तंत्र कैसे इस्तेमाल करता है और सनातनी कैसे इस्तेमाल करता है, देखो। शैतानी जो है हमारे बीच में विभाजन लाकर एकता पैदा करता है, ताकि वो शैतान के चंगुल में रहे। इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल, डिवीजन। अब विभाजन करके एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करो। और जो सनातनी होता है वो डाइवर्सिटी में यूनिटी देखता है, मतलब विविधता में एकता, विभाजन में एकता, विविधता में एकता। शैतानी तंत्र विभाजन में एकता देखता है, और जो शैतानी है वो पावरलेस है, और शैतान कहते हैं सनातनी जो है वो पावरफुल है। तो ये जो पावरलेस है वो हर काम को ऐसा करेगा कि कैसे भी पावर की चोरी होनी चाहिए। अब कैसे चोरी करेगा भाई, दर्द के थ्रू चोरी करेगा। हमको दर्द पहुंचे, हमारे दर्द को हटाकर अलग तरीके से हमारे साथ में बिहेव करेगा भाई, हमारे दर्द का इस्तेमाल। दर्द एक महत्वपूर्ण चीज है, याद रखना, जिंदगी है तो दर्द होगा ही, बिना दर्द के जिंदगी जिंदगी नहीं हो सकती। उसका महत्व मैं अभी आपको समझाऊंगी, उसके बाद हमेशा दर्द के लिए धन्यवाद कहना, ठीक है ना। अब देखो ये दर्द पे क्या होता है, किस चीज का दर्द होता है जी, हमें हमें दर्द होता है मौत का। क्यों मौत में दर्द होता है, सेपरेशन हो जाता है, अलग हो जाता है। हम लोग बोलते ना कि ये हो गया, हम हमारा काल चक्र खुल गया। लेकिन जो दर्द, जो मौत तो जरूरी है, पर जो मौत शैतानी तंत्र देता है ना, उसका दर्द भयानक है। क्यों? क्योंकि वो दर्द मिलता हमको बीमारी से और लड़ाई से।
और जो सनातनी तंत्र का जो दर्द होता है, वो मौत का दर्द हमें बुढ़ापे से, हम 100 साल, 120 साल, 200 साल जी के मर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी दुर्घटना से जो हम साहस के काम करते हुए करें, तो ये दोनों जो दर्द होता है उसमें आनंद होता है। मौत में भी आनंद हो सकता है यदि हम बुढ़ापे से और साहसी काम करते हुए मरे, तो हम कहते हैं ना कि अरे वाह क्या बात है, साहस का काम करते हुए मरना। बीमारी और लड़ाई से मरने के लिए हमको डिजाइन नहीं किया है। दोनों का दर्द देखो कैसा है, कि इसमें शैतानी तंत्र क्या करेगा हमारे दर्द के साथ में, हमारे दर्द को समस्या बना देगा। आपके पास में दर्द है, मेरे पास में दर्द है, दर्द को समस्या के रूप में यदि हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, हमें दुख लगेगा, हमें डर लगेगा, पता नहीं क्या करूं, समझ में नहीं आता, डर लगता है तो पता नहीं क्या करूं होता है, दुख लगेगा या फिर गुस्सा आएगा। ये तीनों ऐसी भावना है जिससे हमारा जो शक्ति है वह चोरी हो जाती है, हमारे चक्र में, काल चक्र में छेद पड़ जाता है। वहां से रिस रिस के ये जो शैतानी तंत्र है हमारी शक्ति को चुरा कर कुछ ऐसे भ्रष्ट लोगों तक, हमारे ही बीच से ऊपर किए हुए लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू हो जाता है। वो हमारे को हमेशा बीमार रखेंगे और लड़ाई करवाएंगे, धर्म के नाम से लड़ाई, विश्वास के नाम से लड़ाई, रंग के नाम से लड़ाई। अरे आपस में भाई बहन के बीच में लड़ाई करवा देते, पति पत्नी के बीच में लड़ाई करवा देते, बच्चों के बीच में लड़ाई करवा देते, हर जगह पर लड़ाई, क्योंकि उससे दुख, डर और क्रोध पैदा होता है और हमारी शक्ति रिस जाती है। अब सनातनी का कैसा है भाई, यहाँ पर हमें ये जितनी शक्ति हमारी चुरा ली गई है उसको हम लोग रिक्लेम करना, मतलब पुनः वापस उठा लेना। कैसे उठाते हैं, प्रार्थना। जब भी दर्द होता है तो दुआ करो, ध्यान रखो, दुआ जिंदगी में बहुत जरूरी है। दर्द में दुआ करते हैं तो क्या होता है, हमारी शक्ति हम वापस छीन के ले सकते हैं शैतानिक तंत्र से। कभी मत बोलना शैतानिक की शक्ति नहीं, शक्ति विहीन है वो शक्ति सिर्फ सनातनी की है और हमें उसे वापस लेना है, खत्म। उसके लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है। जब हम दुआ करते हैं तब ईश्वर हम पर दया करता है और हमें दवा मिलती है। दवा क्या है, उद्देश्य, दर्शन मिलता है हमें जिंदगी का। जब हम दर्शन मिलता है, मेरे दर्द, मेरे पास दर्द है और दर्द का निवारण हुआ तो मुझे दर्शन मिलता है और तब हमारे अंदर जुनून आता है। जैसे कि आज हमारे विशाल के अंदर जुनून आ गया, उसको करना है काम। वो कहा एक स्कूल से शुरू करके आज कितने सारे स्कूल में पहुंच गए, हाँ 56,000 बच्चों तक पहुंच गए। विनोद बोधनकर जुनून में है, मैं अपने जुनून में हूं, सबको जुनून आना चाहिए, तब जाकर प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि आती है। और जब समृद्धि आती है तब आनंद आता है। समझ में आया यहां तक, किसी को कोई शक? नहीं, कोई शक मजा आया? नहीं। ओके ओके। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ बताई, ये कैसे होता है। ये हमारे अंदर जो है ना, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, हमारे अंदर तरंगे बनती हैं जिसको हम कहते हैं इमोशनल वाइब्रेशन, मतलब हमारी जो भावना की तरंग। और मालूम है, ये जो वैज्ञानिक लोगों ने इन तरंगों को, जब हम दुखी होते हैं तो हमारी कैसी तरंग कितनी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी और या वाइब्रेशन स्केल क्या होता है, वो उन्होंने जांच करके देखा और पता चला कि हमारी तरंगे सबसे जो कम होती है, जिसको हम डिमोनिक कहते हैं, जब शैतानिक तंत्र में हम फंस जाते हैं तब हमारे अंदर सबसे कम वाइब्रेशन रहता है। इसको 20 वाइब्रेशन में रखते हैं, जिसको कहते हैं शर्मिंदगी महसूस होना। कोई हम पर दोष लगाता है, तू ऐसा तू ऐसा, तो हमारा दिल दुखी हो जाता है, तो शर्म आती है या फिर दोषी भावना आती है। शर्म के बाद में दोषी भावना, कोई बोलते हैं ना शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा करते हुए, आपको क्या कर रहा है, वो बोल के आपको सबसे नीचे के तरंग में लेकर जा रहा है, आपको इतना खराब लगता है ना। उसके बाद फिर उससे ऊंचा उठने के लिए आपको गिल्ट लगता है, ऑल बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से ऐसा हो गया, अरे मैं ऐसा हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना, और ऊंचा आना है भाई, इसमें बैठे नहीं रहने का है। उसके बाद अपैथी, 50 के इसमें था अपैथी, मतलब निष्क्रिय जो होता है, होने तो हमको क्या करना है,
निष्क्रियता। मतलब मैं ऐसा बताती हूँ, कभी कभी इतनी भयानक अपैथी होती है कि मुझे याद है कि एक महिला, उसका जब पति, मतलब जवानी में बेचारी का पति गुजर गया, तो क्या हो गया कि वो एकदम शॉक में चली गई। अपैथी, अपैथी मतलब पूरी निष्क्रिय होगी, ना तो रो रही है, ना कुछ बोल रही है, ना, मतलब वो ऐसा हो गया कि जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई उसके लिए। और उसको वहां से निकालने के लिए क्या करना पड़ा, उसको जोर जोर से हिलाना पड़ा, और उसकी माँ ने आके उसको एक झापड़ लगाई, दो तीन झापड़ लगाई। उसके बाद सडनली वो अचानक से रोई। वो रोना आया तो ग्रीफ कहते हैं, जो मातम बनाई, छाती पीट पीट के रोई, ये मेरे साथ क्या हो गया, वो जरूरी था उसके लिए। और उसके बाद वो 75 की फ्रीक्वेंसी में होती है, उसके ऊपर फिर उसको डर लगा, अब मैं क्या करूं, मुझे मालूम नहीं मैं अकेले क्या करूं। तब उसको डर आया। मैं एक ही सिचुएशन का बता रही हूँ, हमारी जिंदगी में कई लोग का अलग अलग सिचुएशन आ रहा है, मैं इस सिचुएशन को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें जल्दी समझ में आता है। उसके बाद डर के बाद में 125 की फ्रीक्वेंसी में आपका डिजायर, अब मुझे कुछ करना चाहिए, मतलब ये विलिंगनेस नहीं है, डिजायर, कुछ तो चाहिए मेरे बच्चे का, मैं क्या करूं, है ना। डिजायर आता है, मैं अपने बच्चे को ये बनाऊं, मैं उसको वो बनाऊं, चाह, इच्छा ना, इच्छा आती है। उसके बाद में गुस्सा आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद फिर आगे बढ़ो आप, गुस्सा के बाद में गर्व आता है, मैं कर सकती हूँ भाई, मुझे करना, मैं आ जाता है। उसके बाद हिम्मत आती है 200 में। हिम्मत आने के बाद में 100, 250 की फ्रीक्वेंसी आती है, तब हम न्यूट्रल में पहुंचते हैं। न्यूट्रल को हम कहते हैं एक बोलते हैं ना, एक बैलेंसिंग सिचुएशन में पहुंचते हैं, जहां पर हम सोच सकते हैं एक्शन लेने के लिए, अब मैं क्या करूं। फिर विलिंगनेस आती है, ठीक है ना, मैं कर सकती हूँ। फिर एक्सेप्टेंस आता है, स्वीकार कर लेती हूँ हर चीज को। फिर मैं रीजनिंग कर रही हूँ। उसके बाद में मोहब्बत, मोहब्बत सबसे ब्यूटीफुल फ्रीक्वेंसी है जिंदगी का। मोहब्बत ऐसी होती है जो हर चीज को माफ करने के लिए तैयार, त्याग के लिए तैयार। हम चाहे, मतलब अपने अंदर यदि मोहब्बत रहेगी ना, ये मन का मालिक जो है अपने इस कोशिका से मोहब्बत कर ले, तो क्या होगा मालूम है, हम चाहे गिल्ट में रहे, वहां से हमको उठा के ऊपर ला सकते हैं। मालूम है, हर क्षण, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप खुद इस पूरी जर्नी से मेरे साथ चल रहे हो। पर मोहब्बत को हमेशा बनाए रखोगे, तो हम कितने भी बुरे परिस्थिति में क्यों ना हो, ऊपर खींच के जल्दी आ सकते हैं, नहीं तो देर लगती है। जो नीचे वाला जो है ना, उसमें ज्यादा देर बैठने का नहीं, कुछ सेकंड में पट 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 के आने का, इसलिए प्रार्थना करना जरूरी होता है। प्रार्थना में धन्यवाद देते हैं, तो ये मोहब्बत बनी रहती है। जब मोहब्बत बनी रहती है, तब हमारा आनंद बना रहता है। जब आनंद बना रहता है, तब शांति आती है, और फिर दर्शन मिलता है। आज आप में से एक एक जो मुझे यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, आप लोग सबसे पहले न्यूट्रल में पहुंचे थे। इसीलिए जब आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन आया कि आज शाम को यहाँ पर फलाना प्रोग्राम डॉक्टर सुजन का होने वाला है, आपने तुरंत उसमें बटन दबाया। आप विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीजनिंग कर रहे हो अभी मेरे साथ बैठ के, आपके अंदर वो मोहब्बत जागृत हो रही है, और यहाँ से आपका जॉय, आनंद बना रहता है। इसको आप अपना क्लिक कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। कभी भी जिंदगी में मुसीबत आती तो याद रखना कि मुझे नीचे वाले शैतानिक तंत्र के कम वाइब्रेशन में ज्यादा देर नहीं रहने का है, फट 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 ऊपर आने का है। यहाँ तक कैसा लगा भाई, सबको समझ में आया? यस यस। Yes, ma'am. ओके, ओके ग्रेट। अब आप अपना प्रतिक्रिया को सब लिख के रखना। मुझे कहते हैं इंटरेक्शन करने में बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न वगैरह पूछना, कि जो समझ में नहीं आया उसको पूछो, या आपको कुछ और ज्यादा अच्छा आइडिया है तो जरूर उसको शेयर करना। अब मैं चलती हूँ अगला। इन सारे, मालूम है, इतने सारे इंफॉर्मेशन, इतनी सारी जानकारी जो हमारे बाप दादों को मिली थी, आज ये नहीं है कि आज कोई सुजन राज को मिल गया या किसी और को मिल गया, नहीं, ये जानकारी हमारे बाप दादों ने पहले से जान ली थी। और इन सारी जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इसको कोड वर्ड में डाला, संक्षिप्तीकरण कर डाला। और वो कोड वर्ड संक्षिप्तीकरण क्या है, ये बड़ी बड़ी जानकारी को, जैसे आपने कभी परीक्षा दी होगी तो परीक्षा में शॉर्ट फॉर्म बना के जाते थे ना, उसका पहला पहला अक्षर लेके जोड़ लो, उसी को कहते हैं संक्षिप्तीकरण। जो भाषा हम बोल रहे हैं, मैं अभी हिंदी बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आपने उसका डी कोडिंग किया। भाषा कोड वर्ड है, और उसका डी कोडिंग क्या है कि जो हो रहा है उसको आप समझ लो, ठीक है ना। और उसके अलावा
हमारे जो जीन्स है, हमारा जो डीएनए है, वो भी पूरे ब्रह्मांड में हर चीज में कोडिंग और डिकोडिंग होती है भाई। चाहे वो डीएनए आरएनए में हो, चाहे वो हमारा भाषा में हो या कंप्यूटर लैंग्वेज में हो। लैंग्वेज बोलने से कोडिंग डिकोडिंग, इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे दिमाग में, मेमोरी में, मतलब हमारे को याद रहे, याद रहने के लिए, ताकि कोई ना भूले। चाहे लिख के नहीं मिला हो, लेकिन वो शब्दों को आप मत भूलो। और डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग कि ये जो संक्षिप्त किया हुआ शब्द है उसको आप विस्तृतीकरण करो। विस्तृतीकरण करने के लिए हम लोगों को रीति रिवाज, त्योहार, ये सारी चीजें, धर्म, हर चीज का एक ही काम है, कोड वर्ड को डिकोड करना। ठीक है ना? अब मैं आपको ले चलती हूँ कोड। अब आप तैयार हो मेरे साथ डिकोड करने के लिए भाई? यस 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 जानने मैम। की इच्छा है कौन से कोड वर्ड हमें मिले थे? Yes, ma'am. यस यस। ओके, चलिए, हम लोग को कुछ कोड वर्ड मिला है, उसका नाम है स्वास्थ्य। सबको सबको मालूम होगा ना स्वास्थ्य शब्द? हाँ, यस मालूम है। WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा क्या रखी कि अकॉर्डिंग टू WHO, नहीं हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका कहते हैं भौतिक, आपका मानसिक और सामाजिक जो वेलबींग है, जो बोलते हैं उसका वेलबींग को क्या बोलते हैं, आपका जो सेहत है वो अच्छा रहे। एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज, सिर्फ बीमारी का एब्सेंस ही स्वास्थ्य नहीं है। पर मुझे लगा कि यदि ये परिभाषा सही होती तो आज हम लोग बीमारी और लड़ाई के बीच में नहीं रहते। आज की तारीख में हम लोग विश्व युद्ध और क्या बोलते हैं, यहाँ तक बायोलॉजिकल वॉर में आ गए हैं। वैक्सीन लगा लगा के हम लोग को वॉर में डाल दिया इन लोगों ने, है ना? और हम लोग लड़ाई और बीमारी, ये दोनों के बीच में, महामारी के बीच में फंस गए हैं। तो मुझे मालूम हो गया कि यार कुछ तो गलत है। परिभाषा, परिभाषा का काम है हमें सही लक्ष्य पर पहुंचाना। हमारा डेस्टिनेशन गड़बड़ हो गई तो मैंने इस परिभाषा को चेंज कर दी। जैसे मैंने आपको बताया था उस समय, हमारा जो स्वास्थ्य है, आवर हेल्थ इज एन इंडिकेटर ऑफ आवर बिहेवियर विद आवर एनवायरनमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ सेल्फ हीलिंग सिस्टम। हमारे स्व उपचार करने की क्षमता को रिस्टोर करने की। देखो हमारी आदत और हमारा जो आवास है, ये दोनों गड़बड़ कैसे हुई? क्योंकि हमने डिकोडिंग गड़बड़ कर दी। मालूम है, हम लोग जो स्वास्थ्य के एक्सपर्ट हैं, हम लोगों को तक ये नहीं मालूम था कि स्वास्थ्य ये शब्द कोड वर्ड है। किसी को मालूम था आप में से? जो जिन लोग मेरा पहले लेक्चर सुने होंगे उनको तो जरूर मालूम होगा, बाकी किसी को भी, मुझे तो मालूम नहीं था स्वास्थ्य का कोड वर्ड है करके। अब देखो कोड वर्ड क्या है। स्व मतलब स्वयं, स्थ मतलब स्थिर। स्वयं को स्थिर करना स्वास्थ्य है। मैं बोली अरे ये क्या बात हुई? तो स्वयं को स्थिर करने के लिए क्या चाहिए? स्वयं को स्थिर करने के लिए पंच कर्म चाहिए। पहला कर्म है सेहत। सेहत में हम अपने विश्व को मुक्त करने की क्षमता को, हमारी कोशिका की विश्व मुक्तता की क्षमता को बनाए रखना जरूरी है। दूसरा है संबंध, मतलब हमारा रिश्ता सही होना चाहिए भाई। किसके साथ हमारा संबंध सही होना चाहिए? हमारा संबंध सही होना चाहिए हमारा मास्टर द माइंड, मन का जो मालिक है उसका। 50 ट्रिलियन कोशिका जो सेवक के रूप में सेवा कर रही है, उसके साथ रिश्ता सही होना चाहिए। और दुनिया में सिर्फ दो ही रिश्ते हैं, एक रिश्ता गुलामी का और एक रिश्ता होता है दोस्ती का, स्लेव एंड फ्रेंड। रिश्ते के नाम आप 1000 दे दो, जैसे मैं कहती हूँ ना, बीमारी सिर्फ एक ही है। हाँ, एक ही बीमारी है जिसको हम कहते हैं विष, और एक ही इलाज है विष मुक्त करना। तो इतने सारे नाम, CDC ने 8000 नाम दिए बीमारी के। मतलब क्या हुआ? जहां जहां विष जो आपके अंग में, जो कोशिकाओं में बैठे हैं, उस कोशिका के नाम से उस बीमारी का नाम रख दो, वो आपका बीमारी बन गया। वैसे ही हमारे रिश्ते होते हैं, है ना? ये दो ही रिश्ते होते हैं, एक गुलामी का होता है, एक दोस्ती का। दोस्ती में हम इतने नाम रखते हैं, माता पिता, भाई बहन, क्या कहते हैं, चाचा भतीजा, सारे रिश्ते हैं। पर वो सारे रिश्ते का सार है, हर रिश्ते में दोस्ती होना जरूरी है। दोस्ती नहीं है तो रिश्ता बेकार है। तो दोस्ती सबसे बड़ा रिश्ता है। ये दोनों रिश्ते में से हम लोगों को बचपन से क्या सिखाया?
मालिक और सेवक के बीच में सिर्फ गुलामी का रिश्ता होता है जी। सिर्फ मालिक खुश रहेगा, सेवक का जो हो जाए भाड़ में जाए, क्या करना है हमको, है ना। वो मर जाए वो जी जाए, सिर्फ पूरे सेवक मिलके मालिक को खुश रखेंगे। जिस दिन सेवक बोलेगा मालिक अब मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं, तो मालिक लेके जाएगा, बोले ये दवा ले वो दवा ले। हाँ, हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम गुलामी का है। इसमें दवा ले, ठीक नहीं हुआ तो जिंदगी भर दवा ले और दवा खा के मर। अरे बुढ़ापे से मरना है मुझे, बीमारी से नहीं मरना है। तो स्लेवरी सिस्टम जिसको कहते हैं, उसमें इस्तेमाल कर और फेंक स्वभाव बनता है। आदत कैसे बनी? गुलामी की वजह से हमारी आदत गड़बड़ हो गई, रिश्ता गड़बड़ होने से हमारी आदत गड़बड़ हो गई है, जिसको हम कहते हैं इस्तेमाल कर और फेंक। किसको हम इस्तेमाल करके फेंकते हैं? इंसान को भी इस्तेमाल करके फेंकते हैं, वस्तु को भी इस्तेमाल करके फेंकते हैं। इसीलिए हमारी नदियां, हमारे 5 तत्व जो हैं, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये सारे खराब हो जाते हैं। परंतु यदि हमें अपने स्वास्थ्य को सही करना है, तो इस मन के मालिक को अपने इस कोशिका रूपी सेवक के साथ में रिश्ता बदलना है। वो है दोस्ती का रिश्ता। जब तक हम वो तैयार नहीं होते, हमारी आदत नहीं बदल सकती। और दोस्ती के रिश्ते में क्या होता है? मोहब्बत हो जाती है भाई। प्यार में डूब जाना, प्यार में हमें डुबकी लगाने का, रिस्टोरेशन। डुबकी लगाने में क्या होता है? अंदर जाके बाहर निकलते, इसलिए उसको होता है रिस्टोर, वापस आना। और तब ये जो मालिक है ना, उतर के अपने सेवक को कहेगा कि मेरे दोस्त मुझे माफ कर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ईसा मसीह ने अपने चेलों से कहा अब से मैं तुम्हें अपना दास नहीं दोस्त कहूंगा, क्योंकि दोस्त को मोहब्बत हो जाती है और वो अपना, कहते हैं उसको, माफी देता है। मोहब्बत में जो माफी होती है ना, वो चंगाई देती है। और जब माफी होती है तो ये मालिक क्या बोलेगा? मेरे दोस्त, मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। उसको कहते हैं त्याग, सैक्रिफाइस। और जब वो मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार है, मेरे दोस्त के लिए जो जरूरी है वो मैं देने को तैयार हूं, ये मोहब्बत हो गई है, तब जाके वहां पर उद्धार होता है और हमारी कोशिकाओं का पुनरुत्थान होता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम हम लोग जिंदगी में फेस करते हैं, वो सिर्फ काहे के लिए होता है? रिश्ता गड़बड़ करने से। रिश्ता गड़बड़ हुआ तो लड़ाई होगी, तो संबंध ठीक करके रखना है। अब हम चलते हैं अगला, जिसको कहते हैं सेवा। जब हम में मोहब्बत हो गई, यहां से अंदर की सेवा शुरू हो गई, मालिक और ये जो सेवक है आपस में सेवा करने लगे, तो हमें अपने समाज में सेवा करनी पड़ती है। सेवा सिर्फ बच्चों और बूढ़ों को लगती है, बाकी सब अपना काम कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो देखो 3 चीजें, स्वास्थ्य, स्वयं को स्थिर करने के लिए सेहत, संबंध, सेवा हमने सीख ली। तो ये तीनों चीज लगातार चलती रहनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आज की और कल छोड़ दिए, ना 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 ना, पूरा हमेशा बनाए रखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? व्यवस्थापन चाहिए। व्यवस्था करो, उस व्यवस्थापन को कहते हैं सत्ता। मुझे पहले सत्ता शब्द यूज करना अच्छा नहीं लगता था, मैं सोचती, मेरे को लगता था ये पॉलिटिशियन लोग सत्ता सत्ता करते, नहीं, पर सत्ता का मतलब व्यवस्थापन। जब हम व्यवस्थापन सही करेंगे तो सेहत बनी रहेगी, संबंध बना रहेगा, सेवा चलती रहेगी और फिर समृद्धि आएगी। क्या बात है! स्वास्थ्य के बाद ही समृद्धि होनी है। यदि स्वास्थ्य मिलने के पहले समृद्धि के पीछे भागेंगे, तो स्वास्थ्य को वापस लाने के लिए सारी समृद्धि खोनी पड़ जाएगी। क्या बात है, क्या बात है! कई बार हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही गड़बड़ हो गई है। हम अपने बच्चों को स्कूल काहे के लिए भेजते हैं? कि वो बहुत बड़ा पैसा वाला बन जाए, बहुत बड़ी नौकरी लगनी चाहिए उसको। हाँ, स्वास्थ्य के बारे में इतनी सी बात करते हैं, और जब नौकरी लग के आप उसके लिए लोन लेते हो, उसको बड़ा बड़ा एजुकेशन दिलवा देते हो, तो पता चलता है स्वास्थ्य गया हाथ से। तो फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके अपनी सारी समृद्धि को खत्म करते हैं। ये जो गलत कुचक्र बन गया है, कुदर्शन चक्र बन गया है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। और ये देखो, मजा आया है ये कोडवर्ड स्वास्थ्य का, कभी सुना था आपने? नहीं नहीं, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम।
अब सबको सिखाओ ये चीज, स्वास्थ्य का असली मतलब क्या है, इसका एक कोड वर्ड है भाई। पंच कर्म करने होते हैं, सेहत, संबंध, सेवा, सत्ता, और तब समृद्धि। और संबंध के ऊपर बहुत ध्यान दे दो, सेहत के ऊपर भी लोग ध्यान देते हैं पर संबंध का गड़बड़ कर देते हैं, तब जाकर हमें स्वास्थ्य मिलता है। और ये स्वास्थ्य जो है उसके लिए हमारा जो पर्यावरण के साथ में हमारी आदत जो है वो सही होनी चाहिए। आज विशाल ने हम लोग को आओ नदी को जाने के रूप में के लिए बुलाया है। काहे के लिए? क्योंकि हम मनुष्यों की आदत खराब हो गई, इसलिए हमारी नदी खराब हो गई। और हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को भयंकर मस्त कोडवर्ड दे के गया था, और कोड का डिकोडिंग हमने ठीक नहीं किया। सबने भगवान का शब्द सुना है ना? Yes. भगवान की पूजा कर तो पुण्य मिलेगा, ऐसा सुना है कि नहीं सबने? ये कोड वर्ड है। हाँ, भगवान से क्या बनता है मालूम है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। भूमि गगन वायु अग्नि नीर की पूजा कर बोले तब पुण्य मिलेगा। पूजा मतलब हमने क्या कर दिया? शैतानी तंत्र ने बोला मंदिर बना, मस्जिद बना और गिरजा घर बना, और वहां पर आराधना स्तुति कर, आरती उतार, और वहीं पर हमको फंसा दिया। पूजा का मतलब वो नहीं है। पूजा का मतलब है पूर्ण जिम्मेदारी लेना। जब हम भूमि गगन वायु अग्नि नीर की पूर्ण जिम्मेदारी लेंगे तो क्या होगा? पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से हमें मिलेगी। क्या बात है, क्या बात है! देखो, पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से मिलती है। जहां पर पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से मिलती है वहां पर क्या होगा? शुभ और लाभ होगा जी। और हम लोग अपने देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सब जगह पर जब घर में बहुत बड़ा त्योहार मनाते हैं तो शुभ लाभ रंगोली करते हैं या लाल अक्षर से दीवार में लिख के रखते हैं। उसके पीछे का अर्थ ही नहीं मालूम है। शुभ लाभ कब होगा? जब भूमि गगन वायु अग्नि नीर की पूर्ण जिम्मेदारी लेंगे, तब पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होगी। जहां पर पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होती है वहीं पर शुभ होता है। और जहां शुभ है वहां स्वास्थ्य है, जहां लाभ है वहां समृद्धि है। मजा आया? पता चला? अभी त्योहार मनाओगे ना तो सबको कहानी बताना शुभ लाभ की। एकदम। यस मैडम। तभी हमारी नदी साफ होगी, तभी हमारा जो स्वभाव है वो ठीक रहेगा। अब मैं ले चलती हूँ दूसरा एक आदत है जिससे हमारी नदी पूरी की पूरी गंदी हो गई है। वो आदत क्या है? अपूजा और पाप। पाप क्या है इसका अर्थ? अपूजा का मतलब है अपूर्ण जिम्मेदारी। कोई भी काम को आधा करोगे, आधा सच आधा झूठ, आधा अच्छा आधा बुरा, आधा सही आधा गलत, वो हाँ हमेशा मुंह में राम बगल में छुरी होगी, वहां पाप होगा। उस पाप का पूरा अर्थ क्या है? प से आता है पाखंड। जहां पाखंड है वहां अन्याय होगा ही। जहां अन्याय है और पक्षपात है वहां पर क्या होगा? ये देखो, पाखंड का प, अन्याय का अ, पक्षपात का प, प अ प पाप। और हमको किसी ने बताया था क्या पाप का अर्थ ये है करके? हमको इतना ही बता दिया, पाप मतलब कुछ बुरा, बुरा कर्म, आधा सच। पूरा सच क्या है? पाप का मतलब है पाखंड, अन्याय, पक्षपात। जहां पाखंड अन्याय पक्षपात होता है वहां पर इस्तेमाल कर और फेंक स्वभाव आता ही है। आ गए ना हम स्वभाव में, आदत में? यस। कैसे आदत बनी हमारी? हाँ, हमने क्या किया? इस्तेमाल कर फेंक, मतलब हमने पाखंड किया। हमारे हर सिस्टम में पाखंड आ गया, सब जगह पे पाखंड। पाखंड की वजह से अन्याय और पक्षपात होता है और इस्तेमाल कर फेंक बिहेवियर आता है। हम इंसान को इस्तेमाल करके फेंकते हैं और वस्तु को इस्तेमाल करके फेंकते हैं। जब इंसान को इस्तेमाल करके फेंकते हैं तो उसका रोटी कपड़ा मकान खत्म हो जाता है, बेचारे का गरीब हो जाता है। गरीबी दिख रही है मतलब यहाँ अन्याय हुआ है। हमारे देश का एक भी व्यक्ति गरीब है मतलब अन्याय चल रहा है। जहां गरीबी है, थोड़े दिन में मकान मालिक बोलेगा चल फुट, तू तो किराया नहीं दे सकता यार, निकल भाग।
तो वो अनाथ बन जाता है, रास्ते पे आ जाता है। जब अनाथ बन के रास्ते पे आता है ना, तो उसकी बिक्री शुरू हो जाती है, बच्चों की और लड़कियों की, सब बड़ों की, सबकी बिक्री शुरू हो जाती है। उसको कहते हैं वेश्यावृत्ति। और वेश्यावृत्ति हर एक जगह पर आप देखो, हर एक शहर पे देखो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखो, एक वेश्यालय होता ही है। क्यों है वेश्यालय? ये है हमारे इस्तेमाल कर फेंक स्वभाव का परिणाम। और वहां पर अपराधी दुनिया बन जाती है, और ये अपराधी दुनिया हमारे रिश्ते को तोड़वाती है, हमसे लड़ाई करवाती है, और लड़ाई से हमको दर्द होता है। फिर हम लोग, हमारा दर्द समस्या में बदल जाता है, फिर दुखी, वही चक्र शुरू। जब हम वस्तु को इस्तेमाल करके फेंकते हैं, तो हमारी भूमि, हमारा वायु, हमारी अग्नि, हमारा नीर, वाटर, ये सब चीज प्रदूषित हो जाता है। और ये प्रदूषण हमारी थाली में आता है, हमारे पानी में आता है, हमारी हवा में आके हमारे शरीर को विष युक्त कर देता है। विष मुक्त करने की क्षमता कम हो जाती है, और हम बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी और लड़ाई, ये दोनों हमें दर्द पहुंचाती है। अब हम देखो, ये जो पाप है ना, पाखंड, हिपोक्रेसी कहते हैं, जो कि अन्याय और पक्षपात लेके आता है, इससे इस्तेमाल कर फेंक स्वभाव बन जाता है। ये हमें लड़ाई और बीमारी देती है, और ये दोनों हमें दर्द पहुंचाती है। और जो विश्व युद्ध है, उसमें भी लोग मरते हैं तो दर्द होता है। बीमारी, पैंडेमिक महामारी लाती, उसमें भी हमें दर्द होता है। इस दर्द, ये जो दर्द है, वो हमें जागते रहने के लिए संकेत देता है। ये दर्द को आप बिल्कुल मत सोचो कि ये दर्द हट जाए। कैसे हटाना है? उसको कभी समस्या बना के नहीं हटाना है, इससे जागते रहने का है। तो जागते रहने के लिए, जो समृद्धि प्राप्त करना है, तो जागृत रहना जरूरी है। जागते रहने के लिए प्रार्थना करो। आप प्रार्थना करना मत छोड़ो। आप आत्मा हो, वो आत्मा जिसने चक्र को, काल को चक्र में बांध दिया है, वो आत्मा आपके अंदर में आ गई है। और मनुष्य के अंदर वो आत्मा जो है, उसको प्रार्थना करना, उस आत्मा से जुड़ना जरूरी है। तब जाके आप सही लोगों के साथ में संबंध आएगा। प्रार्थना करोगे तो आपको शक्ति मिलेगी। दूसरा काम, जागते रहने के लिए आपको क्या करना है? देखो, प्रार्थना में धन्यवाद देना। कितना भी दर्द होगा, प्रार्थना में क्या करना है? ईश्वर धन्यवाद दर्द के लिए। और जितना गिन गिन के आप ऐसा चीज देखो, मेरे बच्चे के लिए धन्यवाद, मेरी माँ के लिए धन्यवाद, जो भी जिंदगी में अच्छा चीज है, सब के लिए धन्यवाद देने के बाद में आप अपना रिक्वेस्ट रखना, प्रभु अब ये जो है ना समस्या आ गई, उसको सॉल्व करने के लिए मुझे दर्शन दो। उसके बाद में प्रकृति के नियम का पालन करो, और अनेकता में एकता बनाए रखो। सत्य पर स्थिर रहने की शक्ति मिलेगी, तब जाके दुष्ट को दंड मिलेगा। ये 5 कर्म जब होते हैं, तब हम जागते रहते हैं। एक ही काम है हर जीव का, जागते रहो। जो जागते नहीं रहेगा, वो सो जाएगा, और उसका काल चक्र खुल जाएगा। क्या करना है? मैंने इसको एक, मतलब एक सा चक्र में बांध के आपको समझाने के लिए डाला है यहाँ पर। स्वयं को स्थिर रखो और जागते रहो। इसके लिए क्या है? जब दर्द होता है तो दुआ करो। जब दुआ करते हैं, तब ईश्वर दया करता है और हमको दवा मिलती है। जब दवा मिलती है, तो हमारा सेहत अच्छा होने लगता है, शरीर का, हमारा संबंध अच्छा होने लगता है, हम सेवा करने लगते हैं, हमें सत्ता लगाकर इस तीनों को हम बैलेंस करते हैं, और तब हम दुष्ट को दंड दे सकते हैं, सत्य पर स्थिर खड़े हो सकते हैं, एकता में अनेकता बनाए रखते हैं, प्रकृति का नियम का पालन करते हैं। तब हमें समृद्धि मिलती है। क्या चक्र है! इसको पूरा का पूरा यदि हमने समझ लिया, तो हमारा स्वास्थ्य, हमारी समृद्धि और हमारा आनंद बना रहेगा, खुशी बनी रहेगी। और इसी खुशी के लिए हम सनातनी जीवित रहते हैं। क्या बात है! समझ में आया? अच्छा लगा ये? लगा। ओके, अब इसके बाद मैं ले चलती हूँ आपको कि आखिर ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करे कैसे। भाई, हमारे शरीर 7 प्रकार से अपने आप को
विश्व मुक्त करता है। अब मैंने आदत और क्या कहते हैं आवास, ये बात की तरफ आपको ले जा रही हूँ। आवास जब आता है, जो हमारे घर का जो डिजाइन होता है उसको पूरा चेंज करना जरूरी है, तभी जाके हमारा जो क्या कहते हैं नदियां हैं वो साफ हो सकती हैं। ये जो मैं अभी आपको जो डिटॉक्स करने की क्षमता बताऊंगी, ये थोड़ा सा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा टर्न हो जाता है। विशाल, मैं चाहती हूँ कि अभी आप कुछ चर्चा करें इस विषय में, कि हम लोग कितने लोग हैं, सिर्फ 4 लोग बचे हैं, ठीक है। तो हमें चर्चा करनी है कि भाई नदी से इसको कैसे जोड़ दें। अभी तक मैं जो बताई हूं आपको कैसे वो नदी से जुड़ता है, हम अपनी नदी को कैसे साफ कर सकते हैं भाई, अभी जो बताई हूं उतने उतने ज्ञान सबसे से। पहले तो आदत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा कि जब तक नदी साफ करनी है तो नदी में कुछ जाना ही नहीं चाहिए। जाएगा बिल्कुल तभी नदी गंदी होगी। तो एक चीज है कि फेंकना ही नहीं है कुछ भी, बाहर जाना ही नहीं चाहिए। तो बिल्कुल इससे नदी का स्वास्थ्य और प्रकृति का भी स्वास्थ्य बढ़ेगा। बिल्कुल। तो उसमें एक ऐसा स्वभाव है जिसको इस्तेमाल कर फेंक वाले स्वभाव को ही हमें पकड़ के कब्जे में करना है। कोई भी चीज को इस्तेमाल करके नहीं फेंकना, चाहे वो इंसान हो चाहे वस्तु हो। ये एक ही स्वभाव है जिसको हम पकड़ के ठीक कर देंगे तो हमारी नदी स्वच्छ हो जाएगी। जैसे हम वो ठीक करते हैं, हमारे इंजीनियर लोग अपना डिजाइन सही करेंगे, हमारे जितना अंडरग्राउंड पानी जा रहा है वो पूरा पानी ग्रीन ब्रिज से होते हुए फिल्टर होते हुए नदी में जाएगा, ताकि नाले का पानी हम पी सके। एक ऐसा जमाना था जब हम नाले से पानी पीते थे, मिनरल वाटर हमको हमारे नाले से मिलता था। आज हमारे बच्चों को मालूम नहीं है नाला मतलब कभी साफ भी होता है, नदी मतलब साफ होती है। सारी नदियां खराब हो गई हैं। तो हम लोग जितने लोग आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपका एक जिम्मेदारी बन जाता है कि आप पूजा करो भाई। पूर्ण जिम्मेदारी कैसे करेंगे, हमारे इंजीनियर्स लोगों को कहना हमारा डिजाइन ठीक करो भाई, हमारा घर का डिजाइन बदल गया। इसके लिए मैंने पूरा का पूरा अर्थ यूनिट कहते हैं सस्टेनेबल इको सिटी बनाया है। सिटीज आर द डिजास्टर्स डिजाइन। क्यों हुआ डिजास्टर्स? क्योंकि इंजीनियर लोगों ने बाहर का सब सुंदर सुंदर बना दिया, अंदर का माल कहाँ जा रहा है कौन देखता है? कोई देखने वाला नहीं है, जाने दो उसको नदी में। हाँ, हमारा सेप्टिक टैंक को टैंकर में भर भर के जाके पूना में जाके कैसा खाली करते हैं हमारे मुल्ला मुथा, सारा नदी खराब, पांचों नदी खराब पूना का, ठीक है ना। तो उसके लिए जो हमें सोल्यूशन लाए हैं, वो सोल्यूशन को लेकर सरकार को बोलना है। सिर्फ एनवायरमेंट पॉलिसी लाने से या पर्यावरण की के लिए कुछ आपने क्या बोलते हैं ना नियम ला दिया तो काम नहीं होता। नियम को लागू करवाना जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि हम इस्तेमाल कर फेंक आदत को खत्म करें। और सागर मित्र उसका एक सबसे अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जिसको हम कृति में लाते हैं, कर्म में लाते हैं। वो है कि हम अपने घर में आए हुए प्लास्टिक को कहीं जाने ना दे। सिर्फ प्लास्टिक को आपने पकड़ के रख लिया तो एक काम तो पूरा हो जाता है, कि बाकी बचा हुआ बायोडिग्रेडेबल कैसे भी बायोडिग्रेड हो जाएगा। लेकिन ये पूरे चीज को हम मनुष्य को अपना आवास कैसा बनाना चाहिए, वहां पर होना चाहिए जीरो वेस्ट। जीरो मतलब जीरो कचरा होना चाहिए, शून्य कचरा, शून्य बीमारी, क्रॉनिक बीमारी जो होती है शून्य होना चाहिए, और शून्य बेरोजगारी। ये 3 चीजों को शून्य करना जरूरी है। उसी के अनुसार हम लोगों को अपना घर का डिजाइन करना चाहिए, ताकि हमारी नदियां हमेशा जीवित रहे। जीवित नदी होनी चाहिए, उसमें जीवन है। और इसके बाद आप लोग अपना देखिए, कोई फेसबुक में यदि किसी को कोई प्रश्न आ रहा है तो आप उसे देख के पूछ सकते हैं, और मैं उसे आंसर कर सकती हूँ। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करने के लिए। यदि आपको डिटॉक्स के बारे में और जानना है तो मेरे बाकी प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप लखनऊ यदि नदी से कनेक्ट होता है तो जरूर उसको प्रश्न में पूछिए। नहीं, सारा क्लियर है, कोई प्रश्न नहीं है। चलिए, तो कुछ कौन सी ऐसी चीज आपको नहीं। सबसे बेस्ट लगी अपने लिए? नहीं, ये तो पूरा का पूरा प्रोग्राम ही वेस्ट लगा। मतलब इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि हम लोग का जो अभी जिस साल में है
तो हम लोग अभी तक मतलब जो चीज कर रहे हैं उसका डिकोडिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर डिकोडिंग करना सीख लिए तो शायद हम अपने आने वाला फ्यूचर को आसानी से सुधार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन कि सही में हमने डिकोडिंग गलत कर दी। हमारे त्योहार हम गलत मना रहे हैं, पूरा जगह भ्रष्ट, मतलब सब जगह पाखंड आ गया, पाप पापा सब जगह से। सब जगह। कैसे पता करें कि पाप को घुसने नहीं देने के लिए संकेत, दो ही संकेत हैं। एक है रिश्ता खराब, जहां लड़ाई हुई पकड़ लो वहां शैतान घुस रहा है भाई, पकड़ के तुरंत कैसे भगाना है शैतान को, जिससे लड़ाई हुई ना उसी को जाके प्यार कर लो। बोले यार माफी करता हूँ, माफी मांगता हूँ, है ना, और तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, इतना कर दिया तो लड़ाई वहीं खत्म, है ना। अपना मन मुटाव से लड़ाई, लड़ाई से फिर युद्ध करना, लेकिन मारपीट करना, ये सब करके पूरा करने की जरूरत नहीं। जहां मन मुटाव हुआ वहीं पर उसको खत्म करो, पहला संकेत। दूसरा बीमारी, जैसे बीमारी आई तो उसको तुरंत गई भी करना है। इतना दो चीज को यदि हम लोग दो संकेत को पकड़ के रखेंगे तो शैतानी तंत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम शक्तिशाली हैं, शैतान शक्ति विहीन है। ठीक है। ओके विशाल, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, रूपाली मैम बात कीजिए। हाँ रूपाली बताइए। हेलो। यस हेलो। रूपाली। हाँ मैम, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो तो मैंने फर्स्ट टाइम ही इतना डेप्थ में जाना है कि इसका भी इतना ऐसा कुछ मीनिंग हो सकता है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था आपका। मैम मुझे आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ आपने ये डिटॉक्स भारत का भी बताया, तो आपने जो बताया ये पूरा इन डेप्थ है क्या? इसके अलावा भी कुछ इसका इन एडवांस में स्टडी हो रहा है अभी? बिल्कुल, जहाँ डिटॉक्स की बात आती है तो मैं बहुत डिटेल में जाती हूँ कि आप अपने शरीर को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, और इमोशनल प्रॉब्लम्स को कैसे, क्योंकि हमारा जो एंडोक्राइन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो 90% बीमारी को या तो ला सकती हैं या हटा हटा सकती हैं। तो ये सारी जो प्रशिक्षण है मैं देती हूँ, उसके साथ में डिटॉक्स भी करती हूँ, वो भी बहुत डिटेल में है। मेरे पास और भी स्लाइड्स हैं किस प्रकार से हम लोग अलग अलग बीमारी को, सर्दी खांसी से लेकर कैंसर तक, हर बीमारी को हमारा शरीर अपने आप को ठीक कैसे कर सकता है वो मैं सिखाती हूँ। उसके लिए आपको कौन सा चीज खाना पीने में क्या करना है, आपको जैसे मेरे पास जो अपनी एक कहते हैं ऐसी दवाई है जिसको आप लाइफ लॉन्ग ले सकते हो, जो हवा और पानी को शुद्ध करके भेजता है हमारे लिए। तो ये सारी चीजें मैं प्रशिक्षण में देती हूँ, और साथ में एक्चुअली पेशेंट्स को हैंडल करती हूँ। जितने भी सीरियस पेशेंट होते हैं, सारे दवाइयां लेने के बाद वो हार जाते हैं, तो मेरे पास आ जाते हैं। तो फिर मैं उनको यहाँ ऐसे ही बैठ के जूम में उनको देखकर वो अपने घर में उन लोग को इलाज करती हूँ। सारे सीरियस पेशेंट जो आईसीयू में पड़े हुए हैं, मैं बोलती हूँ, कोई लोग होते हैं आईसीयू में पड़े पड़े पैसा ही नहीं रहता, मैं बोलती हूँ, कुछ नहीं होता ना, मरना है तो घर में आके मरने दो, आ लेके आओ। और वहां बैठ के मैं ट्रेनिंग देती हूँ, तो कई लोग बच जाते हैं, कई लोग मरने के लिए भी तैयारी करवा देती हूँ मन में उनके कि भाई अब शरीर में इतनी ताकत नहीं रह गई है, तो जितना हम उसको दे सकते हैं दो, कम से कम बिना साइड इफेक्ट के तो मरेंगे, यहाँ तक कि मैं करवाती हूँ। तो ये जो चीज है, मतलब हमारा जो स्वास्थ्य है उसमें 90% बीमारियों को आप घर में बैठे बैठे ठीक करो। कहीं एक्सीडेंट हो गया, ऐसी कोई चीज है जो आप घर में बैठ के नहीं कर सकते, सिर्फ उसी के लिए ही आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। तो मैं पूरा हॉस्पिटल को देख, ऐसा नहीं कि मैं हॉस्पिटल बंद करवाना चाहती हूँ, नहीं, मैं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल्स जो हैं वह अपने काम को प्रकृति पर्यावरण में कर लें। हॉस्पिटल का एक ही काम होना चाहिए कि भूमि गगन वायु अग्नि नीर की पूर्ण जिम्मेदारी ले, और इस्तेमाल कर फेंक वाला जो बिहेवियर है उसको रोक ले। और उसको करने के लिए मतलब लोगों को बीमार नहीं होना चाहिए, उसके लिए उन्हें पैसा कमाना चाहिए करोड़ों रुपए। तो मैंने एक ऐसा सिस्टम अभी डिजाइन किया जिसमें एक डॉक्टर 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर काम करेगा, और उसके नीचे 50 नर्सेस होंगी, मतलब 2000 लोग एक नर्स के हाथ के नीचे रहेंगे, और हर एक व्यक्ति के पीछे महीने का 100 रुपया उन लोगों को देना है। मतलब
वो एक डॉक्टर के पीछे 1 करोड़ रुपया जो कलेक्ट होता है उसमें उनकी तनख्वाह निकलेगी, और यदि लोग बीमार पड़ते तो उनको फ्री में ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो पैसे की कमी नहीं होने वाली है यदि आपने हॉस्पिटल, लेकिन इस तरह से भी चलाया तो। हॉस्पिटल बंद करने के लिए बोल के कई बार क्या होता है, लोग मेरे पास मेरे को बुलाते नहीं है, मेरे डॉक्टर्स लोग ही मुझसे दूरी रखते, बोलते हैं इसके ये ऐसा ट्रीटमेंट करेगी तो लोग ठीक हो जाएंगे, तो फिर बीमार हमारा हॉस्पिटल कैसे चलेगा, हॉस्पिटल तो बीमारों से चलता है, ठीक है ना। तो वो मेरे से संपर्क करना छोड़ दिए। तो मैं अब उनके लिए बोलती हूँ, नहीं नहीं, आपको हॉस्पिटल बंद नहीं करना है, आप अपना पैसा कमाओ, क्योंकि बच्चों को उन्होंने करोड़ों रुपया दे के डॉक्टर बनाया यार। तो वो लोन कैसे ये करेगा, तो मैं बोली बीमारों से पैसा लेके लोन मत पे करो, आप नदी को साफ करके लोन अपना पे करो ना। आप नदी को साफ करोगे, आप पूरे कचरे को कहते हैं होने से कचरे का निवारण कर दोगे, तो उससे जो स्वास्थ्य बनता है उससे आपको मल्टीपल ज्यादा फायदा होना चाहिए। वैसा वाला सिस्टम लाने का भी मैं प्रयत्न कर रही हूँ और लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो मैं अपने पेशेंट लोगों के साथ बैठ के उनके साथ में, मैं रोज अपने पेशेंट जो मेरे से डिटॉक्स करवाते हैं उनको सुबह 10 से 11 बजे मिलती हूँ और ये सारी चीजें डिस्कस करती हूँ। क्योंकि सबको लग रहा है, डॉक्टरों को लगता है कि इसकी वजह से हमारा बिजनेस खराब होता है, लेकिन बिजनेस किसी का खराब नहीं करना, समृद्धि चाहिए सबको, पर कैसे? भूमि गगन वायु अग्नि नीर की पूर्ण जिम्मेदारी लेकर, पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से देकर, इस्तेमाल कर फेक बिहेवियर को खत्म करके, पाखंड अन्याय पक्षपात को खत्म करना ही हॉस्पिटल का सबसे बड़ा धंधा बन जाए। कैन यू इमेजिन, एक शहर में यदि 10 लाख लोग रहते हैं तो एक वहां पर कितने हॉस्पिटल लोग करोड़ों रुपया महीने का कमा सकते हैं, और जितने बीमार पड़ रहे हैं उनकी बीमारी से उनको बचाने के लिए वो लोग भागेंगे। यदि डॉक्टर का पैसा कटेगा बीमारी की, यदि लोग ज्यादा बीमार होंगे तो इनका पैसा कटना चाहिए। यस। तब क्या होगा, वो भाग भाग के लोगों को चंगा रखेंगे, वेलनेस सेंटर खोलेंगे। हमारे देश में 6 लाख से ऊपर गांव है, एक एक गांव में एक एक वेलनेस सेंटर रहेगा। हर एक हॉस्पिटल के नीचे कई वेलनेस सेंटर होना चाहिए। डिटॉक्स करो ना टाइम पे यार, हमारी प्रकृति में है ना उतनी चीजें, हमारे आयुर्वेद में है, यूनानी में है, सिद्धा में है, इतने सारे। हाँ, जो कहते हैं ट्रेडिशनली जो हमें जो चंगा करते आए हैं उनका रिसर्च करो ना कि लोग ठीक कैसे हुए भाई। ठीक है, तो मैं रूपाली ये सारी इन डेप्थ में बहुत सारी चीजें करती हूँ, और एक अलग टाइप का शुरू करी हूँ कि आपका घर मेरा क्लिनिक मेरा हॉस्पिटल, मैं अपना कोई क्लिनिक नहीं चलाती हूँ, बस यहाँ बैठ के बस डिटॉक्स के बारे में बताती हूँ, ये चीज पियोगे ये चीज करो और आपका डिटॉक्स होगा, और तबीयत ठीक होना है। तबीयत ठीक नहीं होगी तो मेरे को आके पकड़ो, मैं बताऊंगी क्यों नहीं ठीक यार, कुछ तो कारण होगा ना, बिना कारण के कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। Yeah, thank you so much, ma'am. ओके गुड, इट वाज सो नाइस टू बी हियर। आई मैम, होप दैट बहुत सारे लोग जैसे इसको कि देख रहे होंगे हाँ, कहीं ना कहीं। हाँ हाँ मैम, जैसे आपने कहा कि ये सारा आपने डिटॉक्स का शुरू किया है, तो ये कितने हम्म। सालों से? और जैसे कि मैं जितना आपके बारे में पढ़ा है, तो आप पिछले 30-40 सालों से पर्यावरण से जुड़े हो, तो उसके बारे जी। में कि और ये जो अभी डिटॉक्स का काम शुरू किया, तो इसका आपको स्पार्क कैसे मिला कि ओके। हम इस दिशा में क्यों जाना चाहिए आप? तो इसके बारे में 2 मिनट में बात करोगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं तो प्रोफेशन से मैं नर्स हूँ, मैं बीएससी नर्स हूँ। उसके बाद मैंने मास्टर्स अपना सोशल वर्क में किया, जिसमें मेडिकल और साइकियाट्री मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है। मेरी डॉक्टरेट ह्यूमैनिटीज में रही है, और मेरा एक स्पेशल सर्टिफिकेशन है जहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन की थेरेपी करती हूँ, मिनरल थेरेपी नमक के साथ में। तो सन 1991 से मैं, वैसे तो मैं नर्सिंग पीरियड से ही मेरा लेकिन बर्न वर्ड से मेरा जो सारा चीज शुरू हुआ है वो लंबी हो जाएगी कहानी। पर 1991 से मुझे HIV पॉजिटिव लोगों के बीच में काम करने का मौका मिला पूना में। पूना में मेरा एक लाइक हेल्थ सेंटर भी है जहाँ पर हम लोग एड्स केयर होम है वाघोली में, सहारा जो आह्लाद है उनके साथ में शुरू करके दी थी मैंने उनको। तो उस समय में जब मैं HIV के लिए काम कर रही थी तब मुझे पता चला कि हम एलोपैथियन के पास में दवाइयां नहीं हैं। हमारी दवाइयां किसी चीज को, पूरी बीमारी को ठीक नहीं करती हैं। जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती तो हम लोग उसको लंबी बीमारी के रूप में जिंदगी भर दवा खाने के लिए छोड़ते हैं, और उसके बाद जिंदगी भर बेचारा दवा खाने के बाद में दवा से मरता है।
तो ये चीज मुझे समझ में आया, HIV के लिए क्या दवाई नहीं है। तब मेरे को नेचुरोपैथी वाले की तरफ से चैलेंज आया कि आप मुझे 10 पेशेंट दो और हम नेचुरोपैथी से उसे ठीक करेंगे। तो उसमें ठीक करेंगे करके हम एलोपैथियन लोग को, कोई ठीक होता ही नहीं है तो ठीक करेंगे, झूठ बोल रहा है, ये तो फेक होगा, ऐसा सब हमको लगता था। तो मैं बोली ठीक करेंगे ऐसा मत बोलो, क्योर नहीं होता है, आप इसको इम्यूनिटी बूस्ट करोगे बोलो। एनीवे जो भी है बोला, आप जो बोलो बोलो हम आपको देंगे। तो वहां पर पहली बार मुझे नेचुरल, मतलब भोजन से हम कैसे बीमारियों को ठीक करते हैं आंखों से देखी, और उस समय मेरी आंख खुली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पूना में ताड़ीवाला रोड में जो है वहां पर, उस समय डॉक्टर जोसेफ बाबू जोसेफ थे, वो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो वहां से फिर मुझे मेरी आंखें खुली और फिर मुझे ये जो है मिनरल थेरेपी मिली। और तब मैंने अपने HIV पॉजिटिव लोगों को बोला कि अब मैं आप लोगों को गुड बाय बोल के कचरे में कूदूंगी। फिर कचरे में पूना में काम करना शुरू करी। तब विनोद से मुलाकात हुई और विनोद बोला कि आप सच में कचरा साफ करना चाहते हैं? मैं बोली बिल्कुल हाँ। तो हमें भैरनबाड़ नाला में कचरा साफ करने के लिए हम हर शनिवार को जाते थे, पूरा ग्लव्स वॉज पहन के कचरा निकालते रहते थे। और उसके बाद में मैं बोली विनोद जी, ये कचरा हम लोग हर शनिवार को आके साफ करते हैं, हर शनिवार को उतना ही मिलता कचरा, ये आता है सबके घर से, तो घर घर में घुस के अपन को काम करना है। तब हुआ सागर मित्र का जन्म। मैंने फिर एक प्रोजेक्ट लिखा कि ऐसा, उस समय सागर मित्र जो नाम है वो विनोद जी ने दिया, लेकिन मैं पहले वो प्रोजेक्ट को कहते हैं प्लास्टिक फ्री पुणे बोल के शुरू करी थी। और अपना जो विद्या भवन कॉलेज है उधर पहले हमारे स्टूडेंट थे, और एक फर्गसन कॉलेज के स्टूडेंट थे हमारे साथ। उसके बाद में विनोद जी को ऐसा लगा, बोले कि सूजन ये प्रोजेक्ट में मेरे को भी घुसा दो, आपके संस्था में मेरे को मेंबर बनाओ। मैं बोली कि आपको तो हाथ जोड़ के बोलती आ जाइए। तो विनोद जी ने आके फिर जो अपना जान लगाया इसके ऊपर, उनका एक दर्शन था उनको कि उस साल ये था करीब 1900, कहते हैं 2010 की बात है, 2010। उनको दर्शन था कि 2010 में 20,000 लोग उसके पास आएंगे। बोलते अब मुझे पता चला मुझे वो दर्शन कैसे मिला। तो आज उनके पास 20,000 नहीं, 3 लाख बच्चे तो सिर्फ पुणे में है, फिर आपका सब मिलाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये पूरा ऐसा शुरू हुआ नदियों से। नदियों ने मुझे सिखाया कि उनको ऐसा लगा कि नदियां रो रही थी, और इसको फिर स्वास्थ्य से मैं कनेक्ट कर सकी। और फिर जो भगवान है उसका जो डी कोडिंग है मुझे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने दिया, जब मैं उनसे मिलने गई थी राजस्थान में। और उसके बाद का जो डिकोडिंग है सब मुझे दर्शन में मिला, और पता चला कि हमारे बाप दादे कितने होशियार थे और हमारे देश को कितना मस्त चलाते थे। सिर्फ वैदिक काल में सारा करप्शन शुरू हुआ। हालांकि बहुत वेदों का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बहुत ही करप्शन, हमारे पूरी जाति प्रथा में जो करप्शन है वो शुरू होने के बाद में हमारी नदियां भी गंदी होने लगी। हम पूरे मटेरियलिस्टिक हो गए। 1925 से वैक्स जो बच्चों के अंदर टीका लगाने का जो प्रथा आई, उससे हमारा जो पीनियल ग्लैंड है उसमें कैल्सिफिकेशन करवा दिया। और आज हम इस यहाँ तक पहुंच गए हैं कि आज का जो टीका लगा के आज जितने भी अचानक मौतें हो रही हैं, जितने कैंसर आ रहे हैं, जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इवन आने वाले समय के बच्चे लोगों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्रजनन क्षमता पूरी खत्म कर दिया है इस टीके की वजह से। तो पता चला कि ये डिटॉक्स वो टीके को भी डिटॉक्स कर सकता है, क्योंकि इसमें जो नैनो पार्टिकल्स हैं, जो सेल्फ असेंबलिंग नैनो पार्टिकल्स हैं, उसको भी हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा पूरा डिटॉक्स का शुरू हुआ। तो अभी डिटॉक्स भारत के नाम से, ये नाम से अभी पिछले 3-4 साल से चला रही हूँ। बढ़िया। 2 मिनट से ज्यादा ले लिया क्या मैंने? नहीं नहीं, मैम और एक पूछना चाह रहे थे, जैसे कि डिटॉक्स तो दोनों के लिए जरूरी है। जैसे मैं खुद को देखता हूँ, एक तो बॉडी के लिए, दूसरा तो माइंड के लिए, तो दोनों पे आप काम कैसे करते हो? बिल्कुल, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों के ऊपर ही काम करना पड़ता। माइंड के लिए मैं एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर ध्यान देती हूँ, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावित होती है हमारे जानकारी से, दैट इज इंफॉर्मेशन, जो विचारों में कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद उसको हमारे इमोशन के साथ कनेक्ट होता है। इमोशन में 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। तो उसे हमेशा पॉजिटिव चार्ज के साथ लगाओगे तो आपके अंदर फील वेल न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां
डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, इस प्रकार के केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है। तो उससे विष मुक्त होता है, विष बाहर निकलता है। परंतु वो लेकिन निगेटिव इमोशन से टकरा गई तो फिर वो स्ट्रेस हार्मोन्स, जो तनाव वाले जो ग्रंथियां हैं वो काम करती हैं, तो उससे फिर जो विष है बाहर नहीं निकलता। आप अच्छे से अच्छा दवा ले लो, आपका स्ट्रेस रहेगा, आपका दिमाग हमेशा मतलब चिंतित रहते हो, या बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस को, तनाव में रहते हैं, उन लोगों को फिर वो बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती हैं। तो इस कारण से जब मैं पेशेंट को लेती हूँ तो उनको 1-on-1 1 घंटे का प्रोग्राम लेकर मैं उसे यही चीजें समझाती हूँ, पूरा का पूरा। और अपने मतलब मैं बोलती हूँ कि हम डॉक्टर के रूप में हम आपको नहीं क्योर करते हैं, आपके डॉक्टर आपके शरीर के अंदर में है, आपकी कोशिकाएं अपने आप को ठीक करती है, आपका काम है उसको सही चीज देना। तो ये जो मन मालिक जो है उसको ज्ञान सही होना चाहिए। तो सही ज्ञान, उसको सही तरीके से समझ कर, उसको सही इमोशन के साथ आप लगाओगे तो आपका जो मानसिक डिटॉक्स होता है। और ठीक है। मैम और एक चीज कि जैसे आप डिटॉक्स के बारे में कह रहे हो, तो बहुत सारे नेचुरल डिटॉक्स सेंटर है, तो वो जी। काम भी कर रहे हैं। तो उसका मैंने देखा है कि दे आर चार्जिंग सम अमाउंट्स हम्म। फॉर 1 डे to 10 days, और मे बी 1 month। हम्म। तो ये सारा करते वक्त मतलब उनका जो है कि 10 दिन या 15 दिन में वो कंप्लीट करते हैं, लेकिन बाद में वो अपने घर जाकर ये सारा कर नहीं पाते। तो आप उसके लिए क्या अलग काम करते हैं? और दूसरी चीज कि जैसे कि आपने पहले ही स्लाइड में बताया था कि आवाज बहुत जरूरी है। तो आवाज के मतलब जब आप ट्रीट करते हो, एक मेरे मन में सवाल आया कि अभी वो पेशेंट उनके घर पे है, लेकिन वहां पर देर इज नो पॉजिटिव एनर्जी फॉर हिम। तो हम्म। हाउ यू ट्रीट एंड हाउ ही हील इन दैट इन्वायरमेंट आल्सो? ठीक है। तो जो जो भी पेशेंट मेरे पास आता है मुझे उसको वीडियो में देखना होता है, और उसको जो सेवा करने वाले हैं उनके साथ में होते हैं, उनको सबको ये बात सुननी होती है। और ये जो उन लोग को मैं डेली फॉलो अप देती हूँ, सुबह 10 से लेकर 11 बजे तक, जब तक वो ठीक नहीं होते। देखो, जब तक आपके शरीर का दर्द दूर नहीं होता तब तक आपका विश्वास नहीं बनता कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है। एक बार वो दर्द दूर हो जाता है तब समझ में आता है, अरे ये तो ठीक हो गया, अब मैं दूसरे को भी ठीक कर सकता हूँ। तब जाके वो आपकी बात को सुनेगा, तो वो अपना स्वभाव को चेंज करना शुरू करेगा। तब समझ में आएगा, अरे मेरे घर का डिजाइन गलत हो गया है, तो डिजाइन ठीक करना कोई आसान बात नहीं है। तो कम से कम वो अपना प्लास्टिक तो फेंकेगा नहीं। हमने जो सागर मित्र वाला काम किया ना, बस कम से कम उतना कर दे, और वो आपस देख लें कि भाई हम कहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक लेकिन गांव गांव तक सागर मित्र पहुंचना चाहिए, ताकि लोग पूरा घर का भले डिजाइन नहीं बदल सके, और जितने बिल्डर लोग हैं, जितने डेवलपर्स हैं, वो हमारे डिजाइन को इस्तेमाल करें सेल्फ सस्टेनेबल इको सिटीज बनाकर। मैंने आर्किटेक्ट्स को लेकर पूरा डिजाइन तैयार कर दिया है। सिर्फ मुझे बिल्डर और डेवलपर्स चाहिए, और लोग चाहिए जो खरीद लें उस जगह। ठीक है ना, तो सब डिजाइन है, एक दिन आएगा, आना ही है ये सब चीजें। लोग जब इस तकलीफ से गुजरेंगे, अभी देखो 2030 तक के पॉपुलेशन इतना जल्दी कम होगा कि आप लोग को मतलब आप आश्चर्य करोगे। हम लोग को तो जो ये सारे जो कैलकुलेशन करने वाले ने बताया है, 2030 तक के 50% पॉपुलेशन कम हो जाएगा, क्योंकि उनके शरीर में इतना विष घुस चुका है। चाहे वो भोजन से हो, हवा से हो, पानी से हो, दवाइयां से हो, चाहे टीकों से हो, सारी चीजों से टॉक्सिन पे टॉक्सिन घुस रहा है, और निकालने वाली लेकिन पद्धतियां सबके पास नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पास 800 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर खड़े हो जाए, और वहां पर डिटॉक्स का पूरा सिखाए, डिटॉक्स सिखाए। अपना डॉक्टर खुद बनो ना, दूसरे डॉक्टर के ऊपर भरोसा करना है। एकीकृत चिकित्सा पद्धति चाहिए। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम खाने पीने से ठीक होते हैं, नहीं, आपका पानी भी सही होना चाहिए। आपके जो ऑक्सीजन जा रहा है, मैं जो दे रही हूँ ऑक्सीजन पानी में डाल के, उसमें एक मॉलिक्यूल क्लोराइड के साथ मैं ऑक्सीजन देती हूँ, क्योंकि उससे जो भी टॉक्सिन है, चाहे वो मॉलिक्यूलर अणु से बना हुआ टॉक्सिन हो, पैथोजेनिक मतलब रोगाणु का टॉक्सिन हो, या फिर पैरासाइट मतलब परजीवी का टॉक्सिन हो, उसको वो ऑक्सीडाइज कर सकता है।
कैसे? क्योंकि पीएच जो है, किसका भी पीएच 7 से कम हो या 8 से जाके उसको अटैच करके ऑक्सीडाइज कर देता ऑक्सीजन। तो ये जो पद्धतियां हैं सबको मालूम होना चाहिए, हर हॉस्पिटल में, हर एक हेल्थ सेंटर में सबको मालूम होना चाहिए। पर वो मालूम नहीं होना चाहिए करके एफडीए है, ये जितने भी कंट्रोल करने वाले बैठे हैं, वो ऐसी दवाओं को आगे आने ही नहीं देते। अभी देखो 1918 में हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये जज लोग बैठ के क्या बोले, पारंपरिक तरीके से जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं उन लोगों को अभी कहते हैं इलीगल घोषित किया कर दिया 2018 में। क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं है। अरे तुम डिग्री वाले जब मार रहे हो तो उसके ऊपर केस नहीं कर रहे हो, और जो बिना डिग्री का बेचारा आदमी बैठ के लोगों को ठीक कर रहा है उसको आप जेल में डालोगे। ये जो पाप है ना, पाखंड और अन्याय और पक्षपाती, ये खत्म करना है। इसे हमको काम करना है, आपको और मुझे, जनता को काम करना। जनता को मालूम होना चाहिए हम सरकार हैं, यस वो यस। हमारे सेवक हैं। वो जो सेवक को हमने ऊपर ऊपर बैठाया ना, उसको नीचे उतारने का भी हमारे अंदर वो क्षमता है, यदि हम जाग जाए तो। इसलिए जागते रहो, अवेकनिंग ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है आज का। वो जागेंगे नहीं तो मरेंगे। हमारा काल चक्र खोलेंगे इन लोग, ऐसे शैतान का काम ही है काल चक्र को खोलना, वो खोल रहा है। हमारे जीवन बनाए रखना है, सनातनी बना है, बने बने रहना है, तो उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। ये जो दर्द हो रहा है ना आज हमको, हमको क्या कहते हैं, जबरदस्ती में टीका लगवा के, टीका लगाओगे तो बच जाओगे, क्या हुआ आज? पूछने आते हैं क्या टीका लगने के बाद आप लोग को क्या तकलीफ हुई है? कोई नहीं कभी आता पूछने के लिए। पर बिना टीका लगाए यात्रा नहीं कर सकते हो, दुकान नहीं जा सकते हो, काम नहीं कर सकते हो। हाँ, ये सारे नाटकों को हमें बंद करना पड़ेगा। इसके लिए क्या चाहिए? जागते रहो। जागते रहने के लिए प्रार्थना करो, प्रकृति के नियम का पालन करो, विविधता में एकता बनाए रखो, सत्य पर खड़े रहो। ये सारे दुष्टों को दंड देने का है। खड़े रहो, साथ में काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर सुसन मैम, आपने जो आज मतलब ये छोटी छोटी चीजों के बारे में, मतलब डिकोडिंग कैसे करना है, एक छोटे छोटे शब्द लेके, और वो खुद के लिए कैसे अप्लाई करना है, दैट्स अ बेटर लेसन फॉर टुडे। और आपसे तो बहुत सुनना है, और मैं तो फोन पे बहुत अभी आपको ज्यादा परेशान करूंगा कि आपसे ये बहुत सारी चीजें जानते रहना है। तो मैम, मैं हमारी पूरी आओ तापी नदी को टीम है उसके तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप तो हमारे फैमिली मेंबर ही है, लेकिन फिर भी हमारी पूरे टीम का मैं हिस्सा है, तो टीम के तरफ से मैं जरूर आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और जैसे कि हर एपिसोड में जो हम वेबिनार में आपके जैसे महानुभाव आते हैं, तो कैसे ना कि जैसे आपने कहा कि प्रकृति, नदी और अपना बॉडी, ये तीनों का मिलाप होना चाहिए, यानी कि ये अपने खुद से ही ये शुरुआत होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसे कभी कभी कि दिस इज नॉट रिलेटेड टू रिवर बेसिन, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे भाई साहब हर बार कहते हैं कि जल, जंगल, जमीन, जानवर, इसके साथ जो जुड़े हैं वो सारे, क्योंकि ये चीजें नहीं की तो कौन सी भी नदी साफ नहीं हो सकती है। तो ये जरूरी है कि सारे लोग मिलके, टॉपिक अलग अलग है, मतलब हर एक का कॉर्नर जो है, एक कॉर्नर भी इसमें बिगड़ गया तो पूरा प्रकृति बिगड़ सकता है, ऐसे मेरा अभ्यास है। तो जरूर ये लोग अभी जो भी देखेंगे वीडियो, बाद में आके कोई लाइव देख रहे होंगे, तो जरूर इससे उनको बहुत फायदा होगा। और मैम, आगे भी हम जब भी मैं तो खुद पर्सनली आपको कॉल करूंगा, लेकिन हमारे ग्रुप से जो भी जुड़ना चाहेंगे आपसे तो वो जरूर जुड़ेंगे। आखिरी में मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटी सी प्रेयर आप लोगे
तो आज के इस सत्संग का हम समापन करेंगे। हमें बिल्कुल खुशी होगी कि आपसे प्रेयर सुन के ही ये आज का समापन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेयर बहुत जरूरी है और हम प्रेयर से समापन करेंगे। हे परमेश्वर, धन्यवाद हो, आपने हमें भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर दिया है। आपने काल को चक्र में बांध कर दिया है। हमारी सहायता कर कि हम इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ले सके और हर जीव के लिए पूर्ण न्याय, निष्पक्ष योजना से मिलती रहे। और जितनी भी योजनाएं हम बनाए हैं प्रभु, वो सब के सब इम्प्लीमेंट हो सके, ताकि हमारा पूरा जल, जंगल, जमीन सब कुछ शुद्ध होकर, प्रदूषण से दूर होकर लोगों में जीवन बनाए रखे। इस विनती को हम तेरे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले। तथास्तु, आमीन। सब लोगों को धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मैम। जितेंद्र जी, आप भी जुड़े रहे आगे भी हमारे साथ। और मैम, जैसे कि सागर मित्र से तो आपसे बहुत कुछ सीखे हैं, और अभी ये आपसे जितना कम्युनिकेशन हो सके उससे हमें हमारे ज्ञान में जरूर बढ़ोतरी होगी। ऐसे हमें लगता है हम जरूर आपसे कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में रहेंगे। और कैसे है ना कि ये चीजें जब होती रहेगी, ये तो जैसे सारे लोग महानुभाव इकट्ठा आते हैं, सम्मेलन हो रहा है। अगर सम्मेलन होता है तो भी संवाद बढ़ता है, और संवाद बढ़ेगा तो ही अभ्यास होगा, ऐसे हमें लगता है। तो जरूर इस दिशा से हमारे पूरे वेबिनार सीरीज में हमें अनुभव मिल रहा है। और बहुत सारे लोग इससे जब जुड़ते हैं, तो एक दूसरे को इससे मदद करने लगे। हम तो ऐसे नहीं कि हर बार हम उसमें शामिल हो, लेकिन जब लोग ये देख लेते हैं तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी उनका ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। अभी समापन के लिए सभी को फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और धन्यवाद। आगे के एपिसोड में। यस यस, मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच थैंक जितेंद्र, यू। और आपकी पत्नी आप आए हैं, रूपाली, विशाल, सब लोग। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करे और इसमें जागते रहे। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। Thank you, ma'am.